अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज जो नॉवेल मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो 4 इत्सात पर मुश्तमिल है। नॉवेल का नाम डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नॉवेल शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मैं जो रिटन नॉवेल शेयर कर रही हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम दीजिए, क्योंकि जब मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगी तो अपने चैनल की तमाम वीडियोस को मैं प्राइवेट कर दूंगी, सिवाय इन चंद वीडियोस के जो कि रिटन फॉर्म में हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम दीजिए, क्योंकि 4000 घंटे मुझे पूरे करने होंगे, तभी मुझे मोनेटाइजेशन मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। चलिए चलते हैं नॉवेल की पहली किस्त की जानिब। ये शहर कराची भी बड़ा अजीब है। न जाने कितना वक्त गुजरा, कितने बरस के सिक्के वक्त के थाल में गिरे, मौसम अपनी शिद्दतों के साथ गुजरे। ये शहर आज भी किसी मेहरबान माँ की तरह दूसरे देश के वासियों को अपने अंदर समो लेता है। कराची में कुछ ऐसा शहर है जो एक बार इस शहर का पानी चख ले, वो फिर सारी जिंदगी इस शहर से अपना दामन नहीं छुड़ा सकता। वक्त ने इसकी सभी पेशानी पे न जाने कितने आंवले छोड़े, मगर ये शहर सब बर्दाश्त कर लेता है। दिन रात में ढल के और भी जवान हो जाता है। ना गाड़ियों का शोर थमता है और ना लोगों की आमद और रफ्त। मगर जरा ठहरिए, ये हजरत इंसान भी अल्लाह तबारक व तआला की अनोखी ही मखलूक हैं। इंसानों के इस जंगल में किसी पुरसुकून बस्ती का होना बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता है, मगर इस शहर के मगरबी हिस्से में एक ऐसी बस्ती इन लोगों के दम से कायम थी जो सुकून की तलब और आराम के मतलाशी थे। इसी इलाके में बसने वाले एक घर की कहानी हम आपको सुनाते हैं। कहने को तो ये घर सफीर यूसुफ का है, मगर इस घर का अहम सुतून, बल्कि अगर हम ये कहें कि अहम फर्द मेहरमाह सयाल है, तो शायद बहुत से लोगों की हंसी छूट जाए। भला क्यों? आए नेहा सफीर की जबानी सुनते हैं। उफ मेहरमा, तुम्हारे मुंह में भी जबान है, कभी तो बोल दिया करो। मगर नहीं, तुमने तो कसम खा रखी है। खुदा की पनाह, रुए जमीन पे तुम वाहिद लड़की हो जिसे बोलने का कतन शौक नहीं। हाँ, सुनने का खूब शौक है, और अगर बोलने वाला हालात जाजिब हो तो क्या कहने, तुम तो सारी जिंदगी सुनते सुनते सुन ही हो जाओगी। बात मेहरमा सयाल की हो और जिक्र खैर हालात जाजिब का ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। शहर के हंगामों से कुछ देर की मुसाफत पे सफीर यूसुफ एमफिल इंग्लिश लिटरेचर का खानदान आबाद था। सफीर साहब गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर होने के साथ प्रिंसिपल भी थे। उनके 2 बच्चे हैं, बड़े अनस सफीर और छोटी नेहा सफीर। और अगर नेहा सफीर इस घर में पैदा ना होती तो इस घर की दीवारें खामोशी के सन्नाटों की आदी ही हो जाती। नेहा भी अजीब ही किरदार थी, पल में तोला पल में माशा। उसकी नगरी में एक भी ऐसा न था जो उसके दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ सके। आलिया जो सफीर साहब की बेगम थी, वो नाक तक नेहा से आजिज थी। और बात हो सफीर यूसुफ के खानवादे की तो मेहरमा सयाल के बगैर ये जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। मेहरमा सफीर यूसुफ की भांजी थी और उनके घर ही रहती थी। आज से नहीं, अपनी पैदाइश के दिन से मेहरमा ने अपने बेसरर से वजूद के साथ इस घर की बुनियादों को कैसे मजबूती से थाम रखा था, ये दास्तान फिर सही। अभी हम इस ढलती शाम के संग मेहरमा सयाल के घर में चुपके से उतर जाते हैं, जहां रात अपने पर फैलाने को बेताब है। ओह 10:15, उसके चलते हाथ तेजी से चलने लगे। बर्तन साफ करके कैबिनेट में तरतीब से रखे तो नजर दोबारा घड़ी की सुई पे अटकी। 10:30। उबलते दूध का चूल्हा बंद करके उसने फुर्ती से ट्रे में कप सेट करके रखे और गर्मा गर्म चाय उंडेली। मेहरमा, चाय बना रही हो? नेहा ने किचन में झांका। मेहरमा ने सिर्फ सर हिलाने पे ही इक्तफा किया। वो जाहिरी तौर पे तो यहाँ मौजूद थी, मगर उसका तखय्युल कहीं और परवास कर रहा था। लड़की, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। नेहा चिढ़ गई थी। मालूम है। मेहरमा ने सॉसपैन धो के रखा। नजरें एक बार फिर घड़ी की सुइयों में अटकी। 10:50।
مہرما کے چہرے کی کیفیت بدلی تھی اور یہ بدلتے رنگ نیہا کی نظروں سے ہٹ نہیں سکے تھے. اسے جیسے مہرما پہ ترس آیا تھا. یہ مجھے دے دو ماں، میں دے دوں گی بھائی اور بابا کو چائے. سچی؟ مہرما نے بے یقینی سے اسے دیکھا. ہاں بابا تم جاؤ. نیہا نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی تھی. اپنی زندگی پہ سب سے پہلا حق ہمارا ہوتا ہے مہرما، اسے استعمال کرنا سیکھو. نیہا نے روز والی نصیحت کی تھی. مہرما جواباً کچھ نہیں بولی تھی. اس کی چال میں تیزی تھی. وہ کچن سے باہر جا چکی تھی. عجیب لڑکی ہے، بے سبب رفاقت کا بوجھ اٹھا رہی ہے، نیہا بڑبڑائی. پورا چاند آسمان پہ کسی جھومر کی مانند جگمگا رہا تھا. ہوا سرسراتی ہوئی پردوں کی رکاوٹ عبور کر کے کھلے دریچوں سے اندر داخل ہو رہی تھی. مہرما نے ٹیرس پہ موجود جھولے پہ دھیرے سے اپنا آپ ڈالا اور گہری سانس لے کے رات کی رانی اور موتیے کے مہک اپنے اندر کھولی. چاند عین اس کے اوپر جگمگا رہا تھا. مہرما نے سیل فون کھولا، ہینڈ فری اٹیچ کیے. فریکوینسی میچ ہو رہی تھی. مہرما کے اندر جیسے کوئی تلاطم سا برپا ہوا تھا. مہرما نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں. یہ چاند، زمین، آسمان اور بادل سب اچھا لگنے لگتا تھا ایک دم حالار جاذب کی مت بھری آواز کے سنگ. سامعین، ہوا کے دوش پہ پھیل کے آپ کے دل میں اترتی ہوئی یہ آواز آپ کے دوست حالار جاذب کی ہے. مہرما کے دل کے تار اس آواز کے ساتھ ہی بجنے لگتے تھے. یہ محبت ہے صاحب. کسی نے اسے بفری ہوئی موجوں سے تشبیہ دی تو کسی نے ماں کی ممتا بھری آغوش کو استعارہ بنایا. کسی نے محبت کو جنگ کا میدان بنایا تو کسی نے وصل کا نخلستان بنایا. یہ محبت ہے، اس کے رنگ ہزار اور روپ بے شمار، اور محبت کا ایک رنگ میں بھی ہوں. اس محبت کا ایک عکس تم بھی ہو. ہاں، تم جو میری آواز سنتے ہو، تمہاری سماعتیں جو میری آواز کی آہٹیں سنتی ہیں. محبت تو تم بھی ہو، محبت تو میں بھی ہوں. تو آپ بتائیں، آپ کی محبت کا رنگ کیا ہے؟ اس کا عکس کیا ہے؟ مسحور کن آواز دلوں کو چھو جانے والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوا کے دوش پہ پھیل رہی تھی. مہرما کے پنکھڑی نما لبوں نے کسی داسی کی طرح بنا آواز وہ حرف دہرائے تھے. ہلکی ہوا سے جھولا ہولے ہولے ہل رہا تھا. جھولے سے لپٹ کے جاتی کاسنی پھولوں کی بیل نے یوں ہی مستی میں آ کے ڈھیروں سے پھول مہرما پہ برسائے تھے. شاید پھولوں نے اور ہوا دونوں نے وہاں پھیلی اس خاموش محبت کی آہٹیں بن کہے سن لی تھیں. تو بتاؤ نا مہرما، تمہاری محبت کا رنگ اور روپ کیا ہے؟ حالات جاذب جاننے کو بےتاب ہے. نیہا کی آواز نے سارے ماحول کا ردھم توڑا تھا. مہرما نے تڑپ کے آنکھیں کھولی تھیں. کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ حالار ہے، اسے بے صبری نہیں ہو سکتی. میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے مہرما، میرا مسئلہ تم ہو. تم نے حقیقتاً مجھے چکرا کے رکھ دیا ہے. مہرما، تم اس روئے زمین کی سب سے عجیب لڑکی ہو. پاگل کیوں نہیں کہہ دیتی؟ مہرما ہلکی سی ناگواری سے بولی تھی. وہ بھی ہو جاؤ گی. یہ حالات جاذب ایک دن تمہیں پاگل کر دے گا. مہرما، ایسے بھی کوئی کرتا ہے جو تم کرتی ہو؟ کیا کرتی ہوں میں؟ مہرما کا لہجہ پرسکون تھا. ویسے بھی کمرشل بریک چل رہا تھا پروگرام میں. ایک شخص جس کی آپ نے صرف آواز سنی ہے، آج تک نہ آپ نے اسے دیکھا ہے، یہاں تک کہ تم اس کے نام کے علاوہ اسے جانتی تک نہیں ہو، اور ملنے کی تو کوئی سبیل نہیں. پھر کیسے مہرما، کیسے تم محبت کے دعوے کرتی ہو؟ نیہا کی سوئی ہمیشہ اٹکتی تھی. نیہا، مجھے نہیں معلوم تمہارے نزدیک محبت کی تعریف کیا ہے، مگر میرے نزدیک محبت امید کا وہ روشن دیا ہے جو ہمیں مایوسی کے اندھیروں سے نکالتا ہے، راستوں پہ چلتے مسافروں کو مسافت کا پتہ تھماتی ہے. اور حالات جاذب کی محبت نے مجھے یہ سب دیا ہے نیہا. یہ بلا غرض کی عقیدت بھری محبت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. تم نے آج تک اسے دیکھا تک نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے مہرما. وہ کیسا دکھتا ہے، کیا جتنی اس کی آواز پرتاثیر ہے، کیا اس کی شخصیت بھی اتنی ہی پرتاثیر ہے کہ نہیں؟ وہ کس خاندان سے ہے تمہیں معلوم ہے؟ میں نے اسے نیٹ پہ ہر سوشل ویب پہ اتنا ڈھونڈا مگر وہ مجھے نہیں ملا. کہیں اس کی ایک جھلک نہیں.
लाइव कॉल्स वो प्रोग्राम में लेता नहीं, वरना मैं उससे कहती, भाई एक बार तो अपना दीदार करा दो ताकि हमारी मेहरमा की धड़कनों को या तो करार आ जाए या रुक जाए। नेहा, बेकार बहस मत करो, ऐसा कुछ मत कहो। मोहब्बत उन सब से बेनियाज है। मुझे उसके नाम, शोहरत और उसके चेहरे से नहीं, उसके एहसासात, उसकी रूह की गहराइयों में पनपते जज्बात से मोहब्बत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे देखा नहीं। ये मेहरमा की मोहब्बत है और ये उन सब बातों से बेनियाज है। मेहरमा ने कह के कानों में दोबारा हैंड फ्री लगा ली थी। ब्रेक खत्म हो चुकी थी। हालार जाजिब की आवाज एक बार फिर समातों को छू रही थी। ये लड़की पागल है, नेहा हमेशा की तरह बहस के आखिर में बोली थी और गूगल का चौकठा खोल के बैठ गई थी। हालार जासिब के नाम पे एक बार फिर गूगल ने नो रिजल्ट शो किया था। ये हालार जासिब ना हुआ, पेंटागन का ब्लूप्रिंट हुआ, जो गूगल से सर्च ही नहीं हो रहा था। नेहा ने लैपटॉप पटक दिया। तौबा, ये शहर है या जहन्नुम? बंदा बाहर निकले तो वापस आना भूल जाए। नेहा धप से सोफे पे बैठते हुए बोली थी। क्यों भाई, आज ऐसा क्या हो गया? मेहरमा उसे पानी का ग्लास देते हुए बोली। क्या बताऊं यार, एनईडी से निकलते निकलते शाम हो गई, ऊपर से पॉइंट भी निकल गया और भाई ने फोन नहीं उठाया और बसों के थक्के खा खा के तो मेरा सर दुख गया। नेहा ने सर सोफे पे टिका दिया था। हद है नेहा, ऐसा भी क्या रौला? किसने बोला है जाओ इतनी दूर पढ़ाई के लिए? आलिया बेगम को उसके बेवक्त की रागनी खली। अम्मा, लोग पढ़ाई के लिए चीन तक जाते हैं और मैं तो शहर के दूसरे हिस्से में ही जाती हूँ। हद है अम्मा, नेहा चिड़ी। अच्छा नेहा प्लीज अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मेहरमा को ये शोर पसंद नहीं आया था। वो तो समंदर की गहराई में मौजूद सुकून की तरह थी, नरम ठंडे पानियों जैसा मिजाज रखने वाली, संदल की गीली लकड़ी की तरह पल पल सुलग सुलग के महकने वाली मेहरमा सियाल, जिसकी जात का महवर सिर्फ एक इस्तारा था, बस उसकी मोहब्बत का कोई किनारा न था। वाह मेहरमा बच्चे, तुम उसकी और आदतें बिगाड़ो। कोई जरूरत नहीं, खुद खा लेगी खाना, तुम भी इंसान हो, सारा दिन काम करके थक जाती हो। आलिया बेगम ने मेहरमा को भी डांटा। अम्मा, मैं आपकी ही बेटी हूं ना, सगी वाली, मुझसे ज्यादा तो आप मेहरमा से प्यार करती हैं। नेहा सदमे से बोली। अरे क्यों ना करूं मेहरमा बच्चे से प्यार, हमारा इतना ख्याल रखती है और मेरे लिए तो इसने अपना कॉलेज, अपना शौक सब छोड़ दिए। किस लिए? सिर्फ इस घर के लिए? आलिया बेगम ने मोहब्बत से उसे थपका। मामी शर्मिंदा तो ना करें, आप ही तो मेरी माँ हैं और बेटियां माँ के लिए सब कर सकती हैं। मेहरमा का लहजा भीगा भीगा सा था। कोई मुझे खाने को देगा या मैं भूख के मारे फौत हो जाऊं जालिमो? यहाँ तो मोहब्बतों के दरिया बह रहे हैं। नेहा ने दुहाई दी। अच्छा मैं ला रही हूँ, मेहरमा उठते हुए बोली। क्या पकाया है? दाल चावल, साथ में कबाब भी तल देती हूँ। मेहरमा को मालूम था नेहा के हलक से खाली खूली दाल चावल नहीं उतरने वाले थे। अब नखरे मत शुरू करना, उठो और मुंह हाथ धो। आलिया बेगम नेहा को मुंह खोलते देख के बोली थी। नेहा मुंह पसूर के रह गई थी। तमाम तर तेजी के बावजूद उसकी माँ के आगे नहीं चलती थी। जहाज ने रनवे पे बड़ी महारत से लैंड किया था। कॉकपिट के पट वहां हुए थे और वो एहतियात मगर बावकार तरीके से चलता बाहर आ गया था। ओह माय गॉड, मीर हालार जाजिब इज ऑल्सो अ गुड पायलट। यकीन मानो हालार, कसम से मजा आ गया तुम्हारे पर्सनल जेट पे फ्लाइंग। तुम कमर्शियल पायलट क्यों नहीं बन जाते? समर झूमते हुए बोला। मीर हालार जाजिब को इसकी जरूरत नहीं, फ्लाइंग मेरा शौक है और इसके लिए मुझे किसी जॉब की जरूरत नहीं। हालार का अंदाज कुछ नफरत भरा था। और ब्रॉडकास्टिंग, सदाकारी, ये भी तो तुम्हारा शौक है, फिर तुम क्यों रेडियो स्टेशन से वाबस्ता हो? इतनी दौलत तो है तुम्हारी कि तुम एक स्टेशन कायम कर सको। समर ने उसके दूसरे शौक पे तवज्जो दिलाई। परवाज मेरा शौक है तो सदाकारी मेरा जुनून है। समर, मैं 9th स्टैंडर्ड से बच्चों के प्रोग्राम के थ्रू इससे वाबस्ता हूँ और अब ये मेरा जुनून है। हालार ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ हालार, तुम कितने खुशकिस्मत हो, जो चाहते हो वो पा लेते हो।
दादा किसी को इतनी परमिशन नहीं देते कि वो खानदानी रवायात के खिलाफ बगावत कर सके। समर ने सताइश भरे लहजे में बोला। बात असल में ये होती है मीर समर, इंसान को अपनी बात मनवानी आनी चाहिए और मीर हालार जासिब को अपनी बात मनवानी आती है। हालार गाड़ी में बैठते हुए बोला। और तभी सब तुम्हारी आवाज को जानते हैं, ना तुम्हारी शक्ल पहचानते हैं, ना तुम्हारे बारे में कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि तुम अपना पूरा नाम नहीं इस्तेमाल करते। ओनली हालार जासिब के नाम से रेडियो फैन जानते हैं तुम्हें। दादा ने इसी टर्म और कंडीशन पे परमिट किया था मुझे, और अपनी बात हम तभी मनवा सकते हैं जब दूसरों की न मान लें। क्या चला जाता है कि हम किसी का थोड़ा कहा मान के अपना ज्यादा कहा मनवा लें। हालार जासिब बिल्कुल मुतमईन था। यू आर राइट, बट लिसन, वो तुम्हारी रेडियो फैंस, मैंने खुद बेताबी देखी है उनकी। तुम जालिम लाइव कॉल तक नहीं लेते, अब मैसेज इग्नोर करते हो, सोशल मीडिया पे तुम्हारा कोई ऑफिशियल पेज नहीं, रेडियो पेज पे तुम्हारे प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के साथ भी तुम्हारी तस्वीर नहीं होती। इतनी मिस्ट्री? ये मिस्ट्री नहीं, लिसनर और आरजे के दरमियान सिर्फ आवाज का ही रिश्ता होता है, और आवाज और साय की कशिश और उससे मोहब्बत वक्ती होती है। इनका सहर वक्त के साथ साथ मसरूफियत की गर्द में आके धुंधला जाता है। ये फैन फॉलोइंग सिर्फ वक्ती जुनून होता है और मैं इन जज्बों का मुताहमिल नहीं हो सकता। हालार ने अपनी रूडनेस की वजह बताई, और उसकी इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को थी तो वो मेहरमा सियाल को थी, जो न जाने कब से अपने मन में उसे सजा बैठी थी, इसी आवाज और जज्बात के सहारे पर। कितने जालिम हो तुम हाला। जालिम नहीं, यही हकीकत है मीर समर। इस वक्ती खुशी का क्या फायदा जो दायमी करते जाए। ओ मेरे भाई, बस कर दे, ये ऐसी मोटी मोटी बातें अपने लिसनर्स के लिए रख, बल्कि उन पागल लड़कियों के लिए जो रेडियो स्टेशन का ऑफिस तुम्हारी सालगिरह पे फूलों से भर देती हैं। समर शहर उसके पास आता जाता रहता था, सो वो सब चीजों से वाकिफ था, बल्कि रेडियो पे मौजूद हालार के कुलीग से उसकी अच्छी खासी सलाम दुआ हो चली थी। हालार उसकी बात पे सर छटक के रह गया था। वैसे तुम्हारे फैंस मिस नहीं करेंगे तुम्हें? नहीं, उन्हें मालूम होता है महीने के एंड पे मैं शोज नहीं करता, और अब सीधे होके बैठो, हम घर पहुंच गए हैं। हाँ भाई, अब मीर बरफत के हुजूर हाजिरी लगाने को तैयार हो जाओ। समर ने दादा का नाम लिया था। 11 बज रहे हैं, तुम्हारी तपस्या नहीं शुरू हुई अभी तक? नेहा ने मेहरमा को यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे देख कर कहा। तपस्या से मुराद उसका इस वक्त रेडियो पे शो सुनना था हालार जासिब का। नहीं, मेहरमा ने नफी में सर हिलाया। क्यों? हालार जासिब ने रेडियो करना छोड़ दिया? नहीं, वो महीने के आखिर में शो नहीं करते। क्यों? तनख्वाह खत्म हो जाती है उसकी। शट अप नेहा, क्या फजूल बात है। हाँ तो फिर ये इतना मिस्टीरियस क्यों है तुम्हारा हालार जासिब? ओ हेलो, लैंग्वेज प्लीज। मेरा कहाँ से आ गया हालार जासिब? लो, मोहब्बत के दावे जो करती है उससे। ये मोहब्बत नहीं नेहा, इससे भी आगे का कोई जज्बा है, तुम नहीं समझोगी। यार, एक तो तुम मुझे समझ नहीं आती, आखिर क्या चाहती हो तुम? मोहब्बत का रिस्क कुदरत ने बहुत महदूद रखा है नेहा, उसी पे साबिर रहना चाहिए। ज्यादा और ज्यादा की हवस हमसे मोहब्बत की अता छीन लेती है। ये भी तुम्हारे हालार जासिब ने ही कहा होगा, नेहा जल कर बोली। फिर वही नेहा। अच्छा सॉरी, एक बात तो बताओ, तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है, कौन है? नेहा आज वाकई बहुत फुर्सत से थी। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यार देखो, जो दिखने में अच्छा लगे, कुछ उसकी पर्सनालिटी हो, तो ही बंदा उससे मोहब्बत करता है। तुम्हें पता है नेहा, जिस मोहब्बत का ताल्लुक हुस्न से हो, वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। ये भी हालार जासिब ने कहा है। नहीं, एरिसमल ने। तुम एरिसमल को छोड़ो, अपनी बात करो। मेरी बात भी यही है नेहा, वो कैसा दिखता है ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, उसकी पर्सनालिटी में कोई जादू है, कोई सहर सा है जो बांध लेता है, जिसने आज से नहीं 7 साल की उम्र से मुझे उससे बांध रखा है। पहले आदत की सूरत, फिर लगाव की सूरत, और अब मोहब्बत की सूरत। 14 साल हो गए हैं मुझे उसकी आवाज, उसके जज्बात से अपने दिल के तार जोड़े हुए नेहा।
جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ کسی بھی طرح کیسے بھی نبھائے، آپ کو ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ مہرماں، یہاں آ کے میری زبان کو تالے لگ جاتے ہیں نا، جانے کون سے جہاں کی مخلوق ہو تم۔ مجھ پہ ریسرچ بعد میں کرنا، اب سو جاؤ، ورنہ پھر صبح مامی کی ڈانٹ سننا۔ ارے مہرماں چھوڑو، آرام سے سوئیں گے، کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں، صبح ویسے بھی سنڈے ہے۔ خدا کا خوف کرو، 12 بج رہے ہیں، ابھی مووی دیکھیں گے تو ختم کب ہوگی؟ میں سو رہی ہوں۔ ہاں ابھی میں کہوں کہ حالات جاسب کا شو آ رہا ہے تو محترمہ کیسے ساری رات جاگتے جاگتے گزار دیں گی، اور مووی دیکھتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ سو جاؤ، میں تو مووی دیکھوں گی لازمی، نیہا جل بھن کے بولی، اور صبح مامی کی ڈانٹ بھی سنو گی۔ مہرماں نے لحاف سے منہ نکالے بغیر وارننگ دی، پرواہ نہیں۔ انٹرپشن کے لیے معذرت، جو ناول ابھی آپ سن رہے ہیں اس کا نام ہے بن کہے سنو یارا۔ اس کی رائٹر ہیں فرحت نشاط مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آ گئے حالار، میر پرفت اپنی مخصوص آواز میں بولے۔ جی دادا، حالار کچھ معتب ہو کے بولا۔ اور کیا مصروفیت ہے تمہاری آج کل؟ آپ کو معلوم ہے نا دادا، اپنے ادارے کے کام اور صداکاری۔ کب پیچھا چھوڑو گے صداکاری کا؟ کبھی نہیں، سمر نے دھیرے سے کہا۔ کچھ کہا برخوردار؟ نہیں دادا، بلکہ وہ میں کہہ رہا تھا، آپ تو خیر سے پہلے سے بھی زیادہ فٹ لگ رہے ہیں۔ ہاں تو جوان ہیں آج بھی، تم جیسے جوانوں پہ آج بھی بھاری، اس میں تو کوئی شک نہیں دادا۔ ویسے اب میں چلوں، اماں سے بھی ملنا ہے، سمر نے اجازت چاہی۔ جاؤ۔ حالار ذرا ٹھہرو، کچھ باتیں کرنی ہے تم سے۔ جی دادا با۔ حالار، ہمارے کام کا کیا ہوا؟ دادا، مجھے اس اطلاع پہ اب بھی شک ہے، اگر اس میں ذرا برابر بھی سچائی ہوتی تو میں انہیں ڈھونڈ نکالتا۔ میر حالار جاسب، یہ میر برفت کی اطلاع ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تم بتاؤ تم سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو جائے گا دادا، کچھ وقت تو دیں۔ پہلے ہی بہت وقت بیت چکا ہے حالار، اب اور نہیں، ہمیں اب وہ چاہیے تو بس چاہیے، اب ہم سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ میر برفت کے انداز پہ عجیب سی سرد مہری کے ساتھ نرمی بھی تھی، جو اس ذکر پہ عموماً ہوتی تھی، اور اس راز سے صرف میر حالار جاسب کو ہی واقفیت تھی۔ سفیر ہاؤس میں صبح روایتی انداز میں ہی ہوتی تھی، مگر وہ روایتی گھروں والا شور شرابہ نہ ہوتا تھا جو عام گھرانوں کا خاصہ تھا۔ یہاں صبح پرسکون انداز میں انگڑائیاں لیتی ہوئی بیدار ہوتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد سفیر صاحب اور عالیہ بیگم واک پہ نکل جاتے اور نیہا جھومتی ہوئی دوبارہ بستر پہ گر جاتی۔ پڑھائی کی وجہ سے وہ رات کو دیر سے سوتی تھی۔ انس کچھ دیر بعد واک کے لیے نکلتا تھا اور مہرماں اپنے گوشہ عافیت یعنی ٹیرس پہ پائی جاتی تھی۔ بالکنی کی ریلنگ پہ دونوں کوہنیوں کو ٹکائے وہ بند آنکھوں سے دھیرے دھیرے ورد کیے جاتی، پھر ٹیرس پہ موجود پودوں اور پھولوں کو پانی دینے کے بعد وہ رزق کی تلاش میں نکلے پرندوں کو دانا ڈالتی تھی۔ ان پرندوں سے اس کی برسوں سے شناسائی تھی۔ پہلے یہ کام سفیر صاحب کرتے تھے، مگر اب کچھ عرصے سے یہ کام مکمل طور پہ مہرماں نے سنبھال رکھا تھا۔ ٹیرس پہ سے کام ختم ہو جانے کے بعد وہ لان میں آ جاتی تھی، وہاں موجود پودوں کو پانی دینا، پیلے ہو چکے پتے الگ کرتی، گو کہ یہ لان سفیر اور انس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر مہرماں کا بھی اس میں چھوٹا سا حصہ تھا۔ لان کی اوس میں بھیگی نرم سبز گھاس پہ چلنا مہرماں کو شروع سے ہی پسند رہا تھا۔ آج بھی مہرماں فجر کی نماز کے بعد بالکنی میں چلی آئی تھی، پرندوں کو دانا ڈالتے ہوئے اس کے لبوں پہ نرم سی مسکان آئی تھی۔ پرندوں میں کبوتر زیادہ ہوتے تھے، مہرماں کو سفید کبوتروں کی جوڑی بہت اچھی لگتی تھی، جو نہ جانے کہاں سے ساتھ پرواز کرتے ہوئے اس کے آنگن میں اتر کے دانا چگتے اور پھر ایک ساتھ رختے سفر باندھتے۔ پرندے بھی جیسے اس سے مانوس ہو گئے تھے، مہرماں سہولت سے انہیں اٹھا کے ہولے ہولے تھپکتی اور پھر دھیرے سے فضا میں بلند کر دیتی۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں کبوتری تھی جو انس کی آمد ہوئی تھی۔ ارے چھوٹی سی لڑکی، جاگ گئی؟ انس ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ پہ جانے کو تیار تھا۔ جی، کب سے؟
मेहरमा ने धीरे से कबूतरी के परों को छुआ और मुट्ठी में मौजूद दाना आगे डाला। नेहा सो रही है? अनस ने भी कुछ दाने हाथ में लेके डाले थे। जी। अभी तक? रात को देर तक पढ़ती जो है। आई एम श्योर मेहरमा, रात को तो उसने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा होगा। संडे की वजह से यकीनन किसी मूवी के चक्कर में जागी होगी। तो क्या हुआ अनस भाई, उसे भी रिलैक्स होने के लिए कुछ रिलीफ चाहिए होता है। मेहरमा हमेशा उसकी तरफदारी करती थी। ओह अच्छी लड़की, एक तो तुम हर किसी को बचा लेती हो। अनस ने मुस्कुरा के उसे देखा था। सफेद चादर के हाले में चकमगाते चेहरे के साथ वो लड़की बहुत खास थी, दिल के बहुत पास। जिनके दिल साफ हो वो हमेशा दिल के ऊंचे ऐवानों में रहते हैं। और मेहरमा सयाल तो नेक तीनियत लड़की थी। अनस, मैं किसी को बचाती नहीं हूँ, बस जो सच होता है वो ही कह देती हूँ। बात को तोड़ मोड़ के पेश करने से उसका असल मतलब और रंग धुंधला जाता है। मेहरमा ने कबूतरी को छोड़ दिया था। कबूतरी ने मेहरमा के सर के ऊपर से एक गोल सा चक्कर काटा और फिर नीचे आके दोबारा दाना चुगने लगी। ये इतनी अच्छी बातें करना तुमने किससे सीखी मेहरमा? अनस जब बहुत मूड में होता तो उसे पूरे नाम से पुकारता था, वरना छोटी और अच्छी लड़की से ही काम चलाता था। हालार जासिब से मेहरमा के दिल से एक सरगोशी बुलंद हुई जिसे मेहरमा ने सदा नहीं बनने दिया। आप खुद अच्छे हैं अनस भाई, इसलिए मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं। फिर सुबह का ये मंजर इतना पुरतासीर होता है कि सब अच्छा लगने लगता है। मेहरमा ने बालकनी से नीचे झांकते हुए कहा। सो तो है, वॉक पे चलोगी ताकि सुबह की सैर का भरपूर मजा लें? अनस ने ऑफर की। मैं अपना ये शौक लॉन में पूरा कर लूंगी। हाँ, आपके साथ नीचे तक चल सकती हूँ। मेहरमा का काम बालकनी में खत्म हो चुका था, सो अब वो लॉन में जा रही थी। लगता है नेहा ने आज फिर लंबी चौड़ी फरमाइश की है नाश्ते के लिए। अनस की बात पे मेहरमा ने सिर्फ सर हिलाया था। हालांकि उसे तुम्हें रेस्ट देना चाहिए एक दिन का, नाश्ता तो वो बना ही सकती है। अनस को नागवार गुजरा था। कुछ नहीं होता अनस भाई, वो अभी पढ़ाई में बिजी है, आपको पता तो है, इंजीनियरिंग कर रही है। अम्मा ठीक कहती हैं, उसे कामचोर बना दिया है तुमने। ऐसा तो मत कहें, और अब आप बाहर जा रहे हैं, सो मूड अच्छा करें वरना सारा दिन बकवास हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि अनस मियां बेगम से लड़के आए हैं। मगर मेरी तो बेगम ही नहीं कोई, तो फिर ऐसा पोज भी ना बनाए। वैसे आई एम श्योर कि मेरी बीवी मुझसे कभी नहीं लड़ेगी, वो बिल्कुल बहते पानियों जैसी पुरसुकून होगी। अनस के लहजे में ऐसा कुछ था कि मेहरमा अपनी जगह खड़ी रह गई थी। ये अनस भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मेहरमा को अनस की आंखों में आज कुछ और ही रंग दिखे थे। एक कांटा बहुत जोर से मेहरमा के हाथ में चुभा था। फूलों की नरमाहट महसूस करते और शायद दिल में भी। उफ भाई, बस अब और नहीं, स्टॉप। समर फूली सांसों से बोला और थप से घास पे बैठ गया था। नो वे समर, स्टैंड अप, अभी ये राउंड पूरा नहीं हुआ, इसे फिनिश करो। यूं बीच राह में छोड़ना अच्छी बात नहीं। हालार ने रफ्तार धीमी करते हुए कहा, मगर रुका नहीं था। ओ मेरे भाई, बस कर दे, ये देख हम पार्क में खड़े हैं, रेडियो स्टेशन पे नहीं बैठे, और मैं तेरा लिसनर नहीं, तेरा कजन हूँ, जिसके सर से ये मोटी मोटी बातें यूं गुजरती हैं। समर ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। मोटी अकल में कहां से आएंगी ये बातें? फजूल बकवास करके असल मामला गोल न करो और राउंड पूरा करो। हालार ने दरख्त से टेक लगाते हुए कहा। मुझ में हिम्मत नहीं है अब, और तू थकता नहीं है यार इतना चल चल के। मीर समर, शराफत से उठ जाओ, ये लड़कियों की तरह नखरे ना दिखाओ, और अगर कैडेट कॉलेज यूं बीच में ना छोड़ा होता तो यूं आधे रास्ते में ढेर कभी ना होते। हालार ने उसे घुरा। उफ, सुभान अल्लाह, लड़कियों का नाम, वो भी मीर हालार जाजिब की जबान पे, वो भी सुबह सुबह। खैर तो है, और यार कैडेट कॉलेज भी इसीलिए छोड़ा था कि सुबह सुबह आके वो सर पे सवार हो जाते थे। समर पे एक जमाने में कैडेट कॉलेज का भूत सवार हुआ था। शट अप, क्यों मुझ पे पाबंदी है लड़कियों का नाम लेने पे? जाहिर है तुमने आज तक किसी लड़की से सीधे मुंह बात की है। तुम भूल रहे हो, मेरी प्रोग्राम मैनेजर एक खातून ही है, और मेरी वालदा भी इस सिंफ से ताल्लुक रखती हैं।
वाह मिस्टर हालार, ऐसी सड़ी हुई मिसालें अपने पास रखो। माँ से मोहब्बत तुम्हारे लहू में है और अपनी पीएम से खुशखुल्की से पेश आना तुम्हारे पेशे की मजबूरी। कसमें मेरा दिल करता है तुझे अपनी किसी लिसनर से धुआंधार इश्क हो जाए। उफ, क्या समा होगा। समर, अपनी बकवास बंद करो और अब उठ जाओ, वरना मैं दादा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और लास्ट डे तुम शिकार पे ना जाने के लिए जो ड्रामा कर रहे थे वो भी बताऊंगा। हालार ने उसे धमकी लगाई थी जो खातिर ख्वाह असर कर गई थी। उफ हालार, अल्लाह पूछे तुझे तो ना किसी सास बहू वाले ड्रामे में होना चाहिए था। समर खड़ा होते हुए बोला, वैसे हालार एक बात बताओ, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? समर के सवाल पे हालार के दौड़ते कदम कुछ थमे। ना आज तुम चाहते क्या हो? क्या घर पिट के जाना है तो बता दो, बचपन की तरह ऐसी पिटाई करूंगा, याद करोगे? यार हालार, एक बात ही तो पूछी थी, वो भी बेकार। बंदे को इतना भी मिस्टीरियस नहीं होना चाहिए कि अगले बंदे को लगे कि वो उसकी पहुंच से दूर है। जैसे चांद, एक दुनिया उस पे फिदा है मगर चांद को पाने की तमन्ना कोई नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये हमारी दस्तरस से बाहर, हमारी पहुंच से दूर है। हालात, मुझे ऐसा क्यों लगता है किसी दिन तुम कुछ ऐसा इसी आदत की वजह से खो दोगे जो तुम्हें बेहद अजीज है। समर यकदम ही संजीदा हुआ था। हालार पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया। नेवी ब्लू ट्रैक सूट में उसकी सुर्ख और सफेद रंगत पे पसीना चमक रहा था। वाह समर, तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, बट ये मिस्ट्री नहीं, मेरी आदत है। और रह गई बात लड़की और शादी की, तो सब हो जाता है। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, इसे सर पे सवार नहीं करना चाहिए, वरना इंसान बहुत ख्वार होता है। हालार ने उसका शाना थपकते हुए कहा। समर चुपचाप आगे बढ़ गया था। हालार से कुछ और कहना बेकार था। वाओ माँ, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। क्या क्या बना लिया? नेहा कुर्सी घसीट के बैठते हुए बोली। दूसरों के हाथ के पके हुए कब तक खाओगी? कभी खुद भी हाथ हिला लिया करो। अनस अभी जॉगिंग से वापस आया था और अखबार बीनी के साथ जूस भी पी रहा था। ओ भाई, अच्छा हुआ तुम खुद ही शुरू हो गए। ये खाने को तुम छोड़ो, तुमने कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? नेहा को अनस की शक्ल देख के कल वाली बात याद आई थी। मोहतरमा, वो कल नहीं, जुम्मा था। अनस ने तस्हीक की। वो ही, क्या फर्क पड़ता है? तुम बताओ, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं मीटिंग में था। वाह, आग न लगी आपकी मीटिंग को? नेहा जल के बोली। एक मीटिंग की वजह से अनस ने उसकी कॉल पिक नहीं की। लग जाती आग अगर तुम्हारी कॉल पिक कर लेता। अनस की बात पे मेहरमा के लबों पे भी हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। तौबा भाई, तुम बहुत बुरे हो। नेहा, ये क्या बदतमीजी है? भाई से कोई ऐसे बात करता है? आलिया बेगम ने उसे डांटा। अम्मा क्या है, हफ्ते में एक दिन तो भाई देखने को मिलता है और उसमें भी तुम लड़ना शुरू कर देती हो, आलिया बेगम ने कहा। अम्मा, गलती भाई की है। मेरी क्या गलती है? मैं फारिग तो नहीं बैठा होता कि मोहतरमा के फोन का इंतजार करूं। यही जवाब अपनी बीवी को देना, फिर पूछूंगी। मेरी बीवी तुम्हारी तरह F16 नहीं होगी। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। इसका मतलब है भाई तुमने कोई ताड़ रखी है। नेहा की बात पे मेहरमा के हाथ से चनक छूटते छूटते बची। नेहा, बस कर दो, उठो चलो, मामू भी आ गए हैं, नाश्ता ठंडा हो रहा है, मेहरमा ने कहा। अरे माँ, रुको तो सही, भाई की लाइफ में है कोई, मुझे पूछने दो। नेहा, राई का पहाड़ बनाना कोई तुमसे सीखे। चुपचाप नाश्ते की टेबल पे जाओ और आज दोपहर का खाना तुम बनाओगी। अनस कुछ सख्ती से बोला था। क्यों? अस्पताल जाने का बहुत दिल कर रहा है। नेहा को करंट लगा था ये बात सुन के। नेहा, सफीर साहब ने उसे आवाज दी तो वो फौरन भागी थी उनकी तरफ। आलिया बेगम सर पीट के रह गई थीं। खुदा ने न जाने क्या नमूना दिया था उन्हें। ये मेहरमा भी तो थी ना, ऐसी सुलझी हुई ठंडी मिजाज की बच्ची। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है हालार? शाम की तन्हाइयों में हालार के जहन के दरीचों से इस सवाल ने झांका था। लड़की मतलब उसकी शरीके हयात। उसकी जिंदगी में सिर्फ उस सूरत में लड़की की गुंजाइश थी। एक मोम की गुड़िया है, एक प्रेम कहानी है, एक शाख है नाजुक सी,
कलियों की जवानी है। वो फूल की तितली है, शोला है कि पानी है। एक मोम की गुड़िया है, एक प्रेम कहानी है। हालार ने धीरे अपनी पसंदीदा नज़म के कुछ मिसरे दोहराए। उसके तखय्युल में आज तक इस ख्याल को मुजस्सिम किसी दिलरुबा की सूरत नहीं मिली थी। हालार जासिब को पुरएतमाद और मुहस्सिब लड़कियां पसंद थीं और ऐसी बहुत सी थीं भी उसके इर्द गिर्द, मगर वो एक जिसके लिए दिल और दिमाग दोनों मुत्तफिक हों, हालार को ऐसी आज तक नहीं मिली थी। हालार, मीर बरफत की आवाज पे उसके ख्यालों का सिलसिला टूटा था। दादा, आप मुझे बुला लेते। हालार खड़ा हुआ। बैठ जाओ, वैसे भी हमारा कुछ पढ़ने को दिल कर रहा था और फिर तुमसे मिलना भी जरूरी था। कल जा रहे हो? जी इंशाल्लाह, इरादा तो है। हमारा काम तो याद है ना? मैं वो कैसे भूल सकता हूँ, मगर कुछ वक्त चाहिए दादा। आखिर कितना वक्त चाहिए तुम्हें हालार? अपनी आन बान की परवाह ना होती तो हम सारे जमाने में इश्तिहार लगा देते। मीर बरकत तख्त से हो गए थे। प्लीज दादा, ये सब इतना आसान नहीं है। हमें हर कदम अपने नाम की वजह से बहुत एहतियात से उठाना है, वरना सारा जमाना हम पे हंसेगा। हालार की बात पे मीर बरकत कुछ ढीले पड़े थे। जमाना उनके लिए बहुत अहमियत रखता था और हालार उससे वाकिफ था। दादा, ये भी तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान लौटे ही ना हो, ना कनाडा गए हो। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और मुल्क में हो। हालार ने अपना खदशा जाहिर किया। वो कहीं भी हो हालार, तुम ही ने उन्हें ढूंढना है, क्योंकि तुम्हारे बाप की गलती की वजह से वो हमारी दस्तरस से निकल चुके हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए, सारी दुनिया की खाक छानो, मगर मेरा दिल कहता है वो वहीं कराची में है और शायद बाहर कभी गए ही नहीं। मीर बरकत की बात पे हालार यकदम ही मुतजाद कैफियत का शिकार हुआ था। बाप के किए का भुगतान उसे भरना था और दादा ने बाप के जुर्म की सजा उसे दी थी। उस पे गुस्सा भी था। आपको शिकायत नहीं होगी दादा, मैं चलता हूँ अब। हालार के लिए जब मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ तो उठ खड़ा हुआ। जाओ बच्चे, फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह। हालार ने भी जवाबन कहा था। हालात जैसे भी हों, अखलाकियात पे अमल करना बहरहाल जरूरी है। एक मोम की गुड़िया है, एक प्रेम कहानी है। एक शाख है नाजुक सी, कलियों की जवानी है। वो फूल की तितली है, शोला है कि पानी है शान समंदर की, लहरों की रवानी है। क्या नाम दूं उसका? एक मोम की गुड़िया है, एक प्रेम कहानी है। हालार जासिब की मशहूर कुन आवाज सामीन को मशहूर कर रही थी। हालार जासिब की आवाज उन आवाजों में से एक थी जिनमें मौसमों की सारी खूबसूरती, दुखों का सोस, खुशियों के तमाम रंग छलकते थे। उसकी आवाज की एक दुनिया दीवानी थी और मेहरमा भी उनमें से एक दीवानी थी। वो गए वक्तों की दासी लगती थी जो अपने देवता का एक एक लफ्ज अपने मन के सहरा में नक्श करती थी। पीली रातों का आधा अधूरा चांद आसमान पे बुझा बुझा सा था। हौले हौले चलते बादे नसीम के झोंके माहौल की खुनकी में इजाफा कर रहे थे। हवा चलती तो मेहरमा का झूला हौले हौले हिलने लगता और झूले से लिपटी कासनी फूलों की बेल अपने फूल उस पर निछावर कर देती थी। मेहरमा आंखें बंद किए नीम दराज सी पहरों हालार को सुने जाती और मन में हालार जासिब की मोहब्बत की आकाश बेल और बढ़ती जाती। सामईन, मोहब्बत जिंदगी के उफक पे परवाज करता रंगीन बुलबुला है। हाँ, मैं इसे बुलबुला ही कहता हूँ। मैं मोहब्बत को किसी खुशनुमा परिंदे से तशबीह नहीं देता, न मोहब्बत को मौसीकी की कोई रम्ज कहता हूँ। मोहब्बत तो वो रंगीन बुलबुला है जिसके संग रास्ते सहल हो जाते हैं, मगर जहाँ कहीं आपने उस बुलबुले को छूने की ख्वाहिश की, ये सतरंगा बुलबुला आपकी जिंदगी के उफक से यूं गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। मोहब्बत तो वो बारिश है जिसे छूने की ख्वाहिश में हथेलियां भीगती जरूर हैं, मगर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत का एहसास ही काफी होता है।
یہی محبت کی رمز ہے، اور یہ رمز جو سمجھ جائے تو پھر محبت چرواہوں کا گیت بن جاتی ہے، گنگناتی آبشاروں کا پانی بن جاتی ہے، سکھیوں کے سنگ ہنسے جانے والی ہنسی بن جاتی ہے۔ محبت بانسری کی کوئی میٹھی سی دھن بن جاتی ہے جو من مندر میں میٹھی میٹھی کوئی لے جگاتی ہے۔ محبت مسکراتی ہے، محبت مضبوط بناتی ہے۔ یہی حکایت محبت ہے، یہی رمز محبت ہے۔ ہالار نے جیسے دریا کو کوزے میں بند کیا تھا، وہ شخص محبت کو بنا غرض، بنا کسی مطلب سے مبرہ سمجھتا تھا۔ محبت بقول ہالار کے پانے اور کھونے کی تمنا سے ماورا ہوتی ہے۔ محبت تو بس محبت ہے۔ آپ کی محبت کا ہر رنگ، ہر بات کتنی انوکھی ہے ہالار جاذب۔ نہ جانے اس روئے زمین پہ سب سے خوش قسمت کون ہوگی جسے آپ کے سچے من کا ساتھ ملے گا۔ مہرماں نے کاسنی پھولوں کی پتیوں کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے سوچا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بھیگ کے ڈھل رہی تھی اور مہرماں بھی شاید پانی میں بھیگے نمک کی طرح گھل رہی تھی، سندل کی گیلی لکڑی کی طرح اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، جس کی مہک ناگوار نہیں گزرتی بلکہ دوسروں کو ایک سندلی احساس سے ہمکنار کرتی ہے۔ بھائی بھائی تم آگے نہیں جا سکتے، بس یہیں رک جاؤ۔ نیہا نے بازو پھیلا کے انس کو آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ اوہ طوفان میل، اب کیا ہوا؟ کیا آفت آ گئی؟ انس نے پوچھا۔ آئی نہیں مگر آ ضرور جائے گی اگر آپ مجھے اور مہرماں کو شاپنگ پہ نہیں لے کے گئے۔ اس کا شاپنگ کا موڈ ہو رہا تھا، اور آئی گیس تم بھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہو، نیہا نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے کہا۔ یو لائر گرل، مہرماں اپنی شاپنگ ہمیشہ خود کرتی ہے دوسرے کاموں کے ساتھ، یہ یقیناً تمہارا پلان ہے مگر نام مہرماں کا ہے۔ انس نے فوراً اسے پکڑا تھا۔ او بھائی، بندہ اب اتنا بھی چالاک نہ ہو، خیر بتاؤ لے کے جا رہے ہو کہ نہیں؟ نیہا نے کنفرم کرنا چاہا۔ تمہیں نہ کر سکتا ہوں، آ جاؤ اور مہرماں کو بھی بلا لو، مگر ہری اپ، ریڈی ان 5 منٹس۔ میں بھی کافی دنوں سے بزی تھا سو آج بہت مشکل سے وقت نکالا ہے۔ انس ایروناٹیکل انجینئر تھا اور ایئر فورس میں تھا سو اس کی روٹین کافی ٹف تھی۔ اوکے، میں ماں کو لے کے ابھی آتی ہوں، نیہا 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی بولی۔ مہرماں، ماں، نیہا نے نٹنگ میں الجھی ہوئی مہرماں کو پکارا اور زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ کیا نیہا، سارا ڈیزائن خراب ہو گیا اور یہ دھاگا بھی الجھ گیا۔ مہرماں کی پیشانی پہ سلوٹ پڑ گئی تھی۔ او ہو، چھوڑو اسے، انس بھائی ہمیں شاپنگ پہ لے جا رہے ہیں، تم بھی جلدی سے آ جاؤ۔ میں نہیں جا رہی، ویسے بھی یہ سویٹر مکمل کرنا ہے مجھے، اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے۔ یار ماں، حد کرتی ہو، یہ ہاتھ کے بنے ہوئے سویٹر کون پہنتا ہے اب؟ بیکار کام کرنا کوئی تم سے سیکھے۔ میں بیکار کام کرتی ہوں نیہا؟ مثلاً کون سے بیکار کام؟ ذرا مجھے بھی تو پتا چلے۔ کوئی ایک ہو تو تب نا، یہ بنائی کرنا، سلائی کرنا، گارڈننگ کرنا، رسالے پڑھنا، اور سب سے بڑا بیکار کام ریڈیو سننا، اس سے بھی بڑا بیکار کام ہالار جاذب کو سننا۔ شٹ اپ نیہا، ہالار جاذب کو فضول مت گھسیٹو۔ اوہو، بڑی مرچیں لگ رہی ہیں، ذرا دیکھو تو مس آئس برگ کو غصہ بھی آتا ہے۔ نیہا اسے آئس برگ کہتی تھی اس کے ٹھنڈے مزاج کی وجہ سے۔ نیہا جاؤ پلیز۔ اوہ میں مر گئی، بھائی نے بس 5 منٹ دیے تھے، بھائی چلا جائے گا، ماں اٹھو پلیز۔ تمہیں پتا تو ہے یہ فوجی بندے کتنے پنکچول ہوتے ہیں، تمہارے بغیر میری شاپنگ کہاں ہوتی ہے؟ نیہا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی اٹھایا تھا۔ حد ہوتی ہے نیہا، اگلے بندے کا موڈ تو دیکھ لیا کرو۔ مہرماں ابھی بھی دھاگوں میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ دھاگے نا تمہاری زندگی کی طرح ہیں، سلجھ کے ہی نہیں دے رہے، کیونکہ تم سلجھانا ہی نہیں چاہتی، ایک ہی زاویے پہ ساکن ہو۔ یہ دیکھو، نیہا نے ایک سرا پکڑ کے کھینچا تو پورا دھاگا کھل گیا تھا۔ تھینکس، مہرماں نے کہا۔ چیز صحیح ہو جاتی ہیں ماں، بس تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ نیہا نے دھاگے سمیٹے۔ آ رہی ہوں میں، چینج کر لوں بس۔ مہرماں نے اس کی بات گویا سنی ہی نہیں تھی، چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں ویٹ کر رہی ہوں نیچے، نیہا نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا لیٹ نیہا؟ انس نے گھڑی اس کے سامنے کی۔ وہ بھائی، یہ ماں تیار ہو رہی تھی۔ کون سی تیاری کی ہے مہرماں نے جو مجھے نہیں دکھ رہی؟ انس نے گلاسز کے پیچھے سے دونوں کو گھورا۔
येलो शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पे व्हाइट शॉल लिए मेहरमा बिल्कुल सादी सी खड़ी थी। आंखों पे ग्लासेस लगा रखे थे जो सब रंग सब जज्बे छुपा लेते थे। भाई, आधी देर इसने कराई और आधी तुम करा दो। मैंने इतनी मुश्किल से वक्त निकाला है आज, नेहा चीखी। नेहा, बिहेव प्लीज, मेहरमा ने टोका। एक तो ये मिस हैविशम, नेहा चिढ़ के बोली। नेहा, कितने नाम रख दिए तुमने इस अच्छी लड़की के। अनस हंसा। भाई, ओके अच्छा बैठो कार में। अनस खुद भी कार की तरफ बढ़ा। शॉपिंग मॉल पे गाड़ी पार्क करने के बाद अनस उन दोनों से बोला था, मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है, तुम लोग कहाँ चलोगी पहले? भाई, हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट लेंगे, आप फ्री होके हमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेहा ने प्लान बनाया। ओके, मगर ज्यादा देर नहीं करनी और ख्याल से, अनस ने कहा। ओके, नेहा ने कहा। नेहा, बस कर दो, क्या पूरा बाजार खरीदना है? मेहरमा थक चुकी थी चल चल के। 1.5 घंटे बाद भी नेहा बस नहीं हो रही थी। बस थोड़ी देर और, नेहा ने कहा। मैं कैफेटेरिया में जा रही हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकती। मेहरमा कैफे में एंटर हो चुकी थी। नेहा के शूज अभी बाकी थे। अनस अपने किसी दोस्त के साथ था। एक हाथ से शॉपिंग बैग संभाले और दूसरे हाथ से मैसेज करती नेहा अपने आप में मगन हो चुकी थी। तभी किसी से जोरदार टक्कर हुई। उफ, आदमी हो या पहाड़, नेहा के तो देवता कूच कर गए थे। गलती आपकी है मिस, आप दुनिया से बेखबर चल रही थीं और जो बेखबर होते हैं वो ठोकर खाते हैं, मुकाबिल ने कहा था। हैं? अच्छा, आपको क्या, मैं देख के चलूं या नहीं? नेहा पे घड़ों पानी फिरा था मगर ठिठाई से बोली थी। काफी मुस्तकिल मिजाज हैं आप, मुकाबिल ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा था। लो, मैं मौसम थोड़ी ना हूं जो बदल जाऊं। नेहा उसकी आवाज से मुतासिर हुई थी और उसकी पर्सनालिटी से भी। हालार, आ भी जाओ, देर हो रही है, समर चीखा। आ रहा हूँ। हालार आंखों पे ग्लासेस चढ़ा के आगे बढ़ गया था। नेहा अपनी जगह साकित रह गई थी। ये हालार जासिब था, तभी मुझे इसकी आवाज इतनी शनासा लगी। नेहा भी कभी कभी सिर्फ मेहरमा को तंग करने के लिए उसे सुनती थी। मेहरमा, माँ। नेहा उसके पास आई तो उसकी सांस फूली हुई थी। इलाही खैर, क्या हुआ? मेहरमा परेशान होके बोली थी। तुम्हें पता है मैंने किसे देखा? किसे? मैंने हालार को देखा, हालार जासिब को। क्या? मेहरमा साकित रह गई थी। बकवास, तुम्हें कैसे पता वो हालार था? मेहरमा ने पूछा। उसके साथ कोई था जिसे उसने पुकारा था। जरूरी है कि वो वही हालार हो? एक बात तुम खुद सोचो, कितने लोग होंगे जिनका नाम हालार होगा? इट्स रियली यूनिक नेम। इनफैक्ट हमारी अपनी फैमिली में कितने हैं इस नाम के? और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज से मैं वाकिफ हूँ। नेहा के दलाइल बहुत मजबूत थे। अच्छा, मेहरमा ने सर झटका। तुम पूछोगी नहीं कि वो कैसा दिखता है? तुमने क्या 5 मिनट में उसका पोस्टमार्टम कर लिया? नहीं, मगर यार उसकी पर्सनालिटी, उफ, वो तो किसी क्राउन प्रिंस की तरह दिखता है। मेहरमा, वरना मैंने तो सोचा था कि होगा कोई गंजा मोटा जैसे होते हैं मोस्टली। नेहा उससे मुतासिर हुई थी। मेहरमा को चुप लग गई थी जो अनस के आने पे भी नहीं टूटी थी। नेहा, नेहा, मेहरमा को जिंदगी में आज पहली बार शदीद गुस्सा आया था उस पे। क्या हो गया? नेहा ने कहा। ये क्या बकवास है? ये किसी रेडियो प्रोड्यूसर ने मामू को कॉल की है। मेहरमा भड़क के बोली। ये बकवास नहीं, तुम्हारा ऑडिशन है आरजे के लिए, एफएम पे 4 दिन बाद। नेहा ने इत्मीनान से बम फोड़ा था। मेहरमा अपनी जगह पे झटका खा के रह गई थी। और ये उसी शाम का किस्सा है जब मेहरमा को पहली बार जिंदगी में इंतहा का गुस्सा आया था। खाने की मेज पे सब जमा थे, अनस के अलावा। वो अपनी ड्यूटी पे था और किसी मिशन पे था जब सफीर साहब ने मेहरमा को मुखातिब किया था। माह बच्चे, आपका रिजल्ट आ गया है, आपने चेक किया? रिजल्ट आ गया? मेहरमा का दिल धड़का कुछ। उसने एमए इंग्लिश के पेपर्स दिए थे। तालीमी मैदान में उसने सफीर साहब को ही कॉपी किया था, मगर अपनी घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से उसने एमए प्राइवेट किया था। मुझे लगता है तुमने चेक नहीं किया, सफीर साहब ने कहा। बस मामू, याद ही न रहा। इन मोहतरमा को घास और किचन से फुर्सत मिले तो ये कुछ करे। नेहा ने लुकमा दिया। हाँ, तो तुम्हारी तरह किताबें ही नहीं फूंकती, आलिया बेगम ने चोट की। ओहो, क्या हो गया है आप लोगों को? मेहरमा, मुबारक हो, आपने एमए फर्स्ट डिवीजन में किया है।
सफीर साहब ने उसे बताया तो मेहरमा के लबों पे जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आ गई थी। सो अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? सफीर साहब ने पूछा। मैं ये चावल और ले आऊं मामू पहले? मेहरमा ने इजाजत चाही। हाँ जरूर पापा। मेहरमा को ब्रॉडकास्टिंग में इंटरेस्ट है, इनफैक्ट उसने अप्लाई भी कर रखा है, नेहा ने बताया। सफीर साहब और आलिया बेगम ने हैरानगी से उसे देखा था। ये भला कौन सा शोबा हुआ? और फिर हमारे यहाँ कितनी लड़कियां प्रोग्राम करती हैं रेडियो पे? आलिया बेगम ने एतराज किया। तो अम्मा, मुझसे पहले कितनी लड़कियां इंजीनियर हैं इस खानदान में? कुछ नहीं होता, कोई एक ही पहला होता है तो आगाज होता है। नेहा ने उनका एतराज चुटकी में उड़ाया था। शी इज राइट आलिया, ये तो शुरू से ही बहुत मोतबर फील्ड रही है और हमारे जमाने में रेडियो पे काम करने वालों की बड़ी कदर होती थी। बाकमाल लोग, सदाबहार आवाजें, दिन भर की सारी थकन उतर जाती थी। सफीर साहब ने भी हिमायत की। और पापा, वो जो सदाबहार पुराने गीत रेडियो पे बजते थे तो जान के आवाज बढ़ा दी जाती थी कि महबूब सुन ले। हाउ रोमांटिक पापा, है ना? और अक्सर तो सदाकार वो गीत लगाते थे जिसका सुनने का शदीद दिल करता था। नेहा ने उन्हें पुराना वक्त याद दिलाया। फिर भी मेहरमा कैसे? आलिया बेगम ने कहना चाहा। अम्मा, अगर आपको लगता है कि मेहरमा घर के कामों से मुंह मोड़ लेगी तो ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी ये कोई रोजाना की ड्यूटी तो होती नहीं है। हफ्ते में 2 या 3 प्रोग्राम 2 घंटे के होते हैं। नेहा की तैयारी पूरी थी। मेहरमा वापस आई तो उसके कानों में नेहा के चंद जुमले पड़े थे। किसकी बात कर रही हो नेहा? तुम मुझे छोड़ो, पापा कुछ पूछ रहे थे। जी मामू कहिए। मैंने पूछा था तुम जॉब में इंटरेस्टेड हो तो कॉलेज में अप्लाई कर दो। नहीं मामू, मैं घर में ठीक हूँ और जरूरी तो नहीं डिग्री जॉब के लिए ही ली जाए। जैसे तुम चाहो, नेहा ने बताया। तुमने एफएम पे अप्लाई किया है बतौर आरजे। सफीर साहब की बात पे मेहरमा ने हैरानगी से सबको देखा। जी मामू, मेहरमा ने बमुश्किल कहा। बताया भी नहीं हमें, आलिया बेगम ने शिकवा किया। अम्मा, पहले इसे सिलेक्ट तो होने दें, इसीलिए नहीं बताया, नेहा ने कहा। क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब ही सफीर साहब का सेल बजा वो एक्सक्यूज करते साइड पे चले गए। तुम रुको जरा, मैं बताती हूँ। नेहा ने उसका हाथ दबाते हुए सरगोशी की। क्या खुसर खुसर कर रही हो नेहा? कुछ नहीं अम्मा। मेहरमा, बच्चे, ये अचानक से क्या शौक चढ़ा? तुमने बताया ही नहीं कभी तुम्हें रेडियो का शौक है। मेहरमा पागलों की तरह दोनों की शक्ल देखने लगी थी। सफीर साहब की वापसी हुई थी। मेहरमा, बच्चे, रेडियो से कॉल आई थी, 4 दिन बाद ऑडिशन के लिए जाना है आपने। मैंने? मेहरमा ने अपनी तरफ इशारा किया। तुम मेरे साथ आओ। नेहा ने उसका हाथ पकड़ के खींचा। नेहा, ये क्या बोल रहे हैं मामू? किस प्रोड्यूसर ने कॉल की है? क्या बकवास है ये? मेहरमा गुस्से से बोली थी। रिलैक्स हो जाओ मेहरमा, मैंने तुम्हारा सीवी ड्रॉप किया था। चैनल ने ऑडिशन अनाउंस किए थे, मुझे लगा यही बेहतरीन मौका है। कौन सा चैनल और कैसा मौका? नेहा, तुम हद करती हो। जिस चैनल पे हालार जाजिब होता है उस चैनल पे। तुम पागल तो नहीं हो गई नेहा? ये क्या हरकत है? मैं नहीं जाऊंगी। क्या हरकत है? कोई जुर्म नहीं मेहरमा, ये तुम क्या समझती हो? सारी जिंदगी झूले पे बैठ के उसके प्रोग्राम सुन के जिंदगी गुजार दोगी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपनी मोहब्बत को साबित करो। तुम क्या चाहती हो नेहा कि मैं हालार जाजिब के सामने जाके खड़ी हो जाऊं और उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांगूं? मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मेहरमा की रगें खिंच गई थीं, तनफ्फुस तेज हो चला था। मैंने कब कहा है ये सब? उसके पास, उसके करीब, किसी भी तरह उसके सामने होगी तुम तो ही वो तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू को महसूस कर पाएगा। वरना तुम्हें क्या लगता है मेहरमा कि उसे ख्वाब आएगा कि इस शहर की एक पागल दीवानी उसकी मोहब्बत में घायल है? आज से नहीं, तब से, जब उसे मोहब्बत के मफहूम भी मालूम न थे। नेहा दोनों हाथ कमर पे रख के बोली थी। और इस बात की क्या गारंटी है कि ऑडिशन हालार जाजिब ही लेगा? हालार जाजिब आज से नहीं 15 बरस से उस चैनल पे है। एक एक्सपीरियंस्ड आरजे है, वो लाजमी होगा क्योंकि वो वहाँ सबसे सीनियर है और ये चैनल्स की पॉलिसी होती है कि वो उन्हें ऑडिशन के लिए रखते हैं। नेहा के पास हर बात का जवाब था। उसने हर तरह की रिसर्च की थी, सिर्फ एक मोहब्बत के वास्ते, एक मेहरमा के वास्ते।
उससे मेहरमा की ये बेसबब रफाकत के दुख नहीं देखे जाते थे। जो भी हो नेहा, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं। मेहरमा ने साफ इनकार किया था। नहीं मेहरमा, अब ऐसे नहीं चलेगा। तुम 23 बरस की होने वाली हो। पापा अम्मा जल्द ही तुम्हें ब्याह देंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगी, मगर अंदर से मर जाओगी नेहा। मैं नहीं जाऊंगी। मेहरमा की एक ही रट थी। तुम नहीं जाओगी तो मैं चली जाऊंगी मेहरमा, और हालार जासिब को सब बता दूंगी। तुम और तुम्हारी मोहब्बत जो तुम्हें उससे है, उससे कहूंगी कि आए और आके देखे कि कौन किस तरह मोहब्बत में दीवाना होता है। नेहा ने धमकी दी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा करूंगी माँ, अगर तुमने ये ना किया। मगर ऐसे कैसे? लुक माँ, ये जिंदगी है और जो हम चाहते हैं वो हमें तभी मिलता है जब हम कोशिश करें। तुम भी करो कोशिश। इतने सालों से तुमने उससे मोहब्बत की है, लेकिन एक उसके नाम के सिवा तुम कुछ नहीं जानती। वो कौन है, कैसा है, ये भी तो हो सकता है वो पहले से शादीशुदा हो। उसकी जिंदगी में कोई और है। ये एक तरह का जुआ है। उसे खेल लो माँ, वरना सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर ये शराब नहीं खत्म होगा। मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता कि उसकी जिंदगी में कोई भी हो। हाँ, मुझे मालूम है माँ कि तुम बहुत खुले दिल की हो, लेकिन तुम इंटरव्यू के लिए जा रही हो। सिलेक्ट होती हो कि नहीं, एटलीस्ट देख ही लेना कि वो दिखता कैसा है। नेहा, मैं ये कैसे करूंगी? तुम गांव की गंवार नहीं हो, पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हो। एतमाद से सब हैंडल करना, और याद रखना अगर तुम नहीं गई तो मैं लाजमी जाऊंगी। अब नेहा ने फिर वार्निंग दी। मेहरमा थक के वहीं निढाल सी ठंडे फर्श पे बैठ गई थी। नेहा को अपनी बात मनवानी आती थी और मेहरमा को हमेशा दूसरों की ही माननी आती थी। सो अब उसे वही करना था जो नेहा ने कहा था। हालार, डीसी साहब ने तुम्हें बुलाया है। प्रोग्राम मैनेजर ने ऑफियर हालार से कहा था। खैरियत? हालार ने हेडफोन लूज किए। हाँ, बट वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा। हालार ने घड़ी पे वक्त देखा। ब्रेक थी कमर्शियल। उसने 2 सॉन्ग क्यू शीट से लाइन अप किए, फिर ड्यूटी ऑफिसर को बता के डीसी साहब के ऑफिस चल दिया। सर? हालार ने नॉक किया। ओह यस हालार, आओ। आपने याद किया? खैर तो है ना? अरे भाई खैर है। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि हमने ऑडिशन अनाउंस किए हैं। उन्होंने तमहीद बांधी। जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हालार, हम चाहते हैं इस बार आप हमारे साथ ऑडिशन लें। आप जानते हैं मैं ऑडिशन नहीं लेता। हालार नागवारी से बोला। आई नो, मगर यू आर द मोस्ट टैलेंटेड आरजे। असल में उस्मानी इन दिनों अमेरिका में है और वजीहा अकेली है। पहले ये दोनों देखते थे ऑडिशन। डीसी साहब ने वजह बताई। आप जानते हैं मैं इस तरह नहीं कर सकता। हालार के काम करने की टर्म और कंडीशन से वाकिफ थे सब। लुक हालार, आई नो, वैसे भी सब पे इतना प्रेशर होगा कि कोई ध्यान नहीं देता कि किसने इंटरव्यू किया। हम नहीं बताएंगे कि हालार ऑडिशन लेगा। ओके, कब है ऑडिशन? परसों। डीसी साहब ने शुक्र किया कि वो मान गया था। मैं चलता हूँ। सॉन्ग्स बैक टू बैक किए थे। वेल थैंक्स जेंटलमैन। वेलकम सर। क्या हुआ, घबरा रही हो? नेहा ने मेहरमा को हाथ मसलते देख के कहा। हाँ, थोड़ी बहुत। कोई बात नहीं, सब ऐसे ही हैं। नेहा ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। सब यूं ही नर्वस थे। 100 के करीब ऑडिशन देने वाले थे। बस एक नेहा ही टांग पे टांग धरे सुकून से बैठी थी। कहाँ फंसा दिया नेहा? मेहरमा ने कहा। कहीं नहीं, कितने मजे की जगह है ये। बस रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे लिए देखो यूनी की छुट्टी की है। नेहा ने जैसे एटम बम का फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था करो। ये गंध भी तुमने फैलाया है ना? मेहरमा तुनक के बोली थी। माँ सदके जाए, क्या हवा लगी है रेडियो की। अभी तुम स्टूडियो के बाहर हो, सोचो जब अंदर जाओगी तो क्या तबाही मचाओगी। उफ, तुम्हारी आवाज और अंदाज। नेहा लहक के बोली थी। वो मुसलसल उसे रिलैक्स कर रही थी और काफी हद तक कामयाब हो गई थी। अपना नंबर आते आते मेहरमा का एतमाद लौट आया था। वैसे भी वो आज पहली बार यूं इस तरह अमली मैदान में कदम रखने जा रही थी। अपनी कॉल आने पे वोट के अंदर बढ़ी थी। नेहा ने अंगूठे से बेस्ट ऑफ लक का इशारा किया था। मेहरमा को कुछ टॉपिक्स देके बोलने को कहा गया था।
मेहरमा रेडियो एक अरसे से सुनती आई थी, सो वो हर प्रोग्राम के फॉर्मेट के नो हाउस जानती थी। आप एक मेलोडियस शो के लिए बोल रही हैं। आपकी आवाज का मीडियम अच्छा है, मगर आप बहुत तेज तेज बोल रही हैं और माइक से चेहरा दूर करके बोलें। क्यों आपकी आवाज में गूंज पैदा हो रही है? वो जो भी था मेहरमा के पीछे से बोला था। मेहरमा का हाथ कांपा। उसने पलट के देखा। उसे बोल के वो बेपरवाही से अपना सर्विस कार्ड उतार रहा था। यहाँ आ जाएं, ऑडिशन लेने वाली ने बिना नाम लिए उसे मुखातिब किया था। थैंक्स मिस हादिया। सो मेहरमा, आपका टेम्पो तो अच्छा है। अच्छा तो ये बताएं, आप रोमांस को कैसे डिफाइन करेंगी? ये सवाल पूछने का मकसद ये जानना होता है कि मुकाबिल में कितनी सलाहियत है अपना मुद्दा मुहज़्ज़बाना अंदाज में बयान करने का। महर की नजर मुकाबिल के हाथों पे यूं ही टिकी थी। सुर्ख सफेद लंबी आर्टिस्टिक उंगलियों वाले हाथ जिन पे रुआं चमक रहा था। उसके दोनों हाथों के नीचे उसका आईडी कार्ड दबा था। हालार जाजिब, ये नाम मेहरमा की निगाहों के सामने लहराया। ये सामने बैठा शख्स हालार जाजिब था, जिससे मेहरमा को अकीदत की हद तक मोहब्बत थी। मेहरमा निगाह उठा के उसके चेहरे को भी न देख सकी। बिला इरादा ही उसके मुंह से निकला था, आई कैन इमेजिन माई कोल्ड हैंड्स इन हिज वार्म हैंड्स। मेहरमा जज्ब भरी कैफियत में बोली थी। निगाहें उन हाथों पे ही टिकी थीं। वेरी नाइस मेहरमा, इट्स जस्ट वाओ। हादिया तौसीफी लहजे में बोली थी। कितने अच्छे अंदाज में उसने रोमानियत को बयान किया था। ना कोई खटिया शेर कहा था, ना चीप सा गाना, बस 2 लफ्जों में सब समेटा था। हालार ने चौंक के उसे देखा था। मैरून शॉल पहने वो लंबी पलकों वाली लड़की कुछ घबराए से लहजे वाली मुतासिर कुन थी। अब तक जो जवाब उसने दिए थे, हालार को वो सबसे बेहतर लगी थी। मोहब्बत क्या है मिस मेहरमा? हालार ने यूं ही पूछा था। किसी के हो गए जब से हमें फुर्सत नहीं मिलती। मोहब्बत ऐसा पेशा है जहां रुखसत नहीं मिलती। मेहरमा ने आजकल में सुने जाने वाला शेर पढ़ा था, रिवायती अशार के बजाय। पर आजकल तो लोग रुखसत ले लेते हैं नई मोहब्बत के लिए, बल्कि एक साथ काफी। तो ये मोहब्बत नहीं होती, ये मोहब्बत के नाम पे धब्बा है सर। मोहब्बत तो पिघलती चांदनी, बिखरती खुशबू जैसी है। लाख अमावस की रातें हों, फिजा की शामें हों, मोहब्बत का एहसास हर पल साथ रहता है। मेहरमा ने अब की बार उसकी आंखों में देखा और ये देखना ही गजब हो गया था। पूरी आंखों में कमाल की जाज़बियत थी। पूरे बाल सलीके से बने हुए थे, कुशादा पेशानी और लबों पे नफीस सी मुस्कुराहट। मेहरमा ने यूं ही तो हालार जाजिब पे दिल नहीं हारा था। हालार, तुम क्या को होस्ट ढूंढ रहे थे अपने शो के लिए? हादिया ने पूछा। नहीं, क्यों? हालार ने अबरूज गाए। ऐसे सवाल जो कर रहे थे उससे। मैं यूं ही एक जर्नल बात कर रहा था। तुमने फाइल नहीं देखी उसकी? मुझे तो ये लड़की काफी सूटेबल लगी। मैं बस आपका साथ दे रहा हूँ, यही बहुत है। बाकी आप देख लें। और अगर हालार जाजिब ने मेहरमा सयाल का फाइल देख लिया होता तो उसकी तलाश खत्म हो जाती और बाप की हुई गलती का मदावा भी हो जाता। हो गया ऑडिशन? नेहा ने पूछा। मेहरमा के चेहरे पे गुलाल सा बिखरा। दीदारे यार हुआ? नेहा ने पूछा। क्या हूँ लगा रखी है? सीधी तरह बताओ ना। और कैसे बताऊं? लड़की, मुझे बताओ ना, क्या फील कर रही हो? बस मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। प्लीज, मैंने अपनी हिम्मत से ज्यादा किया है। मेहरमा का लहजा भीग गया था। महबूब का जलवा हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो असल से तय था। सुना है लोग आजकल जॉब कर रहे हैं। अनस आज हफ्ते बाद लौटा था। तो तुम्हें क्या है भाई? नेहा बदमजा हुई थी। वो इस वक्त मेहरमा की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। मुझे क्या होना है, कुछ भी तो नहीं। अच्छी लड़की, तुम भी काम वाली हो गई। अनस ने मेहरमा पे लतीफ सा तंज किया। भाई, बस अब कब तक वो तुम्हारी बीवी के हिस्से के काम करे? लोग तो अब उड़ने की तैयारी करने लगे हैं। नेहा ने जवाबन चोट की। ऐसा नहीं है, बस यूं ही मैंने चाहा कि ये कर लूं। मेहरमा हौले से बोली। कोई नहीं उड़ने वाला डियर सिस्टर। कुछ चिड़ियां हमेशा एक ही आसमान पे परवाज करती हैं। अनस ने मेहरमा को देखते हुए कहा। अनस के जज्बे अब आंखों से झलकने लगे थे। तुम तो भाई रहने दो, ठहरे फौजी बंदे। नेहा ने मक्खी उड़ाई।
और फौजी सब जीत लेते हैं। तुम फिक्र न करो, लोग उड़ नहीं सकते, हम फौजी हैं ना। अनस की बात पे मेहरमा के हाथ से गिलास छूट गया था। कांच की किरचियां दूर तक बिखरी थीं और मेहरमा के दिल की भी किरचियां शायद। अनस की बातों पे मेहरमा के अंदर बाहर एक जैसा यकसा सन्नाटा छा गया था। तूफान आने से पहले का सन्नाटा। पूरी कायनात जैसे खामोश हो गई थी और मेहरमा की तो कुल कायनात ही हालार जाजिब की मोहब्बत थी। सो उसकी दिली कैफियत का हाल जैसे मर्द की हालत में मुब्तला शख्स जैसा था। उसे नेहा और अनस के हिलते लब दिखाई तो दे रहे थे, मगर सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। उससे खामोश मोहब्बत करने का हक भी छीना जा रहा था। नेहा भी अनस की बात पे हैरान हुई थी, मगर वो बात की गहराई में नहीं गई थी। उसे लगा था कि अनस यूं ही उन दोनों को तंग कर रहा है। भाई जाओ यार, अपना काम करो, क्यों तंग करते हो? जा ही रहा हूँ, फिर ना बुलाना कि भाई आ जाओ, ये काम है वो काम है। माँ बदौलत नहीं आएंगे, अनस ने धमकी दी। हैं, तुम क्या चांद पे जा रहे हो? नेहा ने हैरानगी से पूछा। इसमें जाने में अभी वक्त है, फिलहाल मुझे रिसालपुर जाना है, अनस ने बताया। है, दूसरे इलाके में? मगर क्यों जाना है? नेहा ने बेतुका सवाल पूछा था। जुम्मा पढ़ने, अनस ने उस बेतुके सवाल का बेतुका ही जवाब दिया। नेहा हैरानगी से उसकी शक्ल देखने लगी। क्या भाई, क्या कह रहे हो? सीधी तरह बताओ। यार जाहिर है अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहा हूँ, पीएफ अकेडमी। मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम फौजी लोग एक जगह टिक के क्यों नहीं बैठते? नेहा तुनक के बोली थी। उसे अनस के रोज रोज के चक्करों से उलझन थी। नेहा बच्चे, हम फौजी अगर टिक गए तो फिर तुम लोग नहीं टिक सकोगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अनस ने घड़ी देखी और अपनी ब्लैक लेदर की जैकेट उठा के पहनने लगा। नेहा ने बेसाख्ता माशाल्लाह पढ़ा था। अल्लाह ने उसके भाई को कितना मुकम्मल बनाया था। एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में बैजेस के साथ वो पूरा हीरो लगता था। ओह, तुम्हें क्या हुआ है? नेहा ने बेसाख्ता शाना हिलाया था मेहरमा का, जो एक ही जाविये पे साकिन हो गई थी। नहीं, कुछ भी तो नहीं, मेहरमा ने निगाहें झुकाते हुए जवाब दिया। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ के बहने को बेताब थे। लुक मेहरमा, कहीं भाई के जाने से तो परेशान नहीं? नेहा यही समझी। अनस के जाने से नहीं, उनकी बातों से परेशान हूँ। क्या मैं ही उन्हें मिली थी? मेहरमा ने थक के सोचा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिक्र मत करो अच्छी लड़की, मेरा इंतजार करना, मैं लौट आऊंगा तुम्हारे लिए। अनस ने मेहरमा के पास झुक के सरगोशी की थी। मेहरमा का दिल जैसे किसी ने जकड़ा था। उसने भीगी पलकें उठा के शिकवकुना नजरों से अनस को देखा था। अनस एक गहरी सांस लेके उसका सर सहला के आगे बढ़ गया था। मुझे लगता है भाई को कोई लड़की पसंद आ गई है, नेहा ने तजस्सुस से कहा। शायद, मेहरमा के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। अल्लाह करे कोई ढंग की लड़की हो। नेहा ये नहीं जानती थी कि वो लड़की उसके सामने ही बैठी थी। वैसे माँ, हालार जाजिद से मुलाकात होती है तुम्हारी? मेहरमा ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद अब ट्रेनिंग ले रही थी। नहीं, हालार रात के शोज करते हैं और हम फिलहाल दिन में ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा, तो फिर तुमने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की? नेहा का लहजा पुरसोच था। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वहां सब क्या सोचेंगे? मेहरमा ने नफी में सर हिलाया। तुम सारी जिंदगी यही सोचना कि लोग क्या कहेंगे। मोहतरमा मेहरमा साहबा, होश के नाखून लो, कुछ करो, हाथ पैर हिलाओ अपनी मोहब्बत के लिए। नेहा को गुस्सा आ गया था। मैंने बगैर किसी गर्ज के ये मोहब्बत की है और मैं खुश हूँ ऐसे। माँ, तुम पागल हो गई हो? हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ इन मोहब्बतों की कोई गुंजाइश नहीं। अगर उससे मोहब्बत का दावा है तो फिर उसे हासिल करने की कोशिश करो, वरना तुम कम से कम झूले पे बैठ के उसकी आवाज के ताक़ुब में जिंदगी नहीं गुजार सकती। नेहा एक प्रैक्टिकल लड़की थी और हर मामले में उसकी राय दो टोक होती थी। नेहा, मैं ऐसे रह लूंगी। तुम ऐसे नहीं रह सकती मेहरमा। आज या कल अम्मा पापा तुम्हें ब्याह देंगे और मुझे पता है तुम सिर्फ खामोश एहतजाज कर सकती हो, मगर इनकार नहीं। फिर बताओ, वो जो शख्स तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो क्या उसके साथ दोगली जिंदगी गुजारोगी? नेहा को जलाल आ गया था। मैं शादी नहीं करूंगी, मेहरमा ने आराम से कहा था।
یہ بات تو تم نہ ہی کرو مہرماں، شادی تو ہونی ہی ہے۔ نیہا نے ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ میں ماموں سے بات کروں گی۔ اچھا، کیا بات کرو گی پاپا سے؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ تم حالار جازب سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہو اور اس کی محبت کے سہارے ہی ساری زندگی گزار دو گی۔ نیہا نے تنزیہ کہا۔ میں نے یہ کب کہا؟ میں ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہوں؟ کہہ کے تو دیکھو مہرماں، طوفان آ جائے گا اس گھر میں۔ ایک تمہاری نامحرم محبت میں تم سے تمہارا ہر ایک محرم روٹ جائے گا۔ نیہا نے بہت بڑی اور سخت بات کی تھی۔ نیہا، مہرماں کے وجود میں جیسے کسی نے برچھی اتاری تھی۔ کیا نیہا؟ بتاؤ مجھے ماں، جس محبت کا اقرار تم کسی کے سامنے نہیں کر سکتی، جسے تم ایک زمانے سے چھپا کے رکھتی ہو، وہ بھلا کیسے تمہارا مان رکھے گی؟ مجھے یہ سب معلوم نہیں ہے نیہا۔ مجھ پہ حالار جازب کی محبت کسی لمحے میں یوں اتری ہے کہ میرا وجود پور پور اس محبت میں ڈوب گیا ہے۔ میں چاہ کے بھی ابھر نہیں سکتی اس میں سے، مہرماں نے بے بسی سے کہا تھا۔ میری جان، مجھے محبت کا تو پتہ نہیں، مگر مجھے تمہارا پتہ ہے۔ اگر تمہیں حالار نہیں ملا، تم جیتے جی اندر ہی سے مر جاؤ گی۔ اس لیے پلیز کوشش کرو، جو بن پڑتا ہے جائز طریقے سے وہ کرو۔ حالار جازب کی محبت میں ہی تمہاری بقا ہے، تو پھر اس بقا کے لیے تم جدوجہد کرو۔ لوگ اپنی بقا کے لیے صدیوں جنگ لڑتے ہیں، تو تم کیوں نہیں؟ نیہا نے اسے سمجھایا۔ مہرماں نے بے بسی سے سر جھکا لیا تھا۔ محبت اتنا مجبور بھی کر دیتی ہے، یہ آج معلوم ہوا تھا مہرماں کو۔ آج اتوار کا دن تھا اور ویکینڈ ہونے کی وجہ سے کام بڑھ گیا تھا، اس لیے مہرماں کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ ریڈیو کے لیے ان کی ٹریننگ ختم ہونے میں ابھی کچھ دن تھے۔ ویسے تو مہرماں سارے کام وقت پہ ختم کر لیتی تھی، مگر آج سفیر صاحب کے دوست اچانک بیمار فیملی آ گئے تو مہرماں کا کام بڑھ گیا تھا۔ ڈیوٹی آفیسر کو وجہ بتا چکی تھی، اس کا اب تک کا ریکارڈ اچھا تھا، سو ڈیوٹی آفیسر نے اسے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا۔ سو یہ بات وہاں موجود اوروں کو برداشت نہیں ہوئی تھی۔ بھائی جب بندہ ایک کام نہیں کر سکتا تو نہ کرے نا۔ یہ سمرا تھی، ایک ٹرینی۔ اصل میں کچھ لوگوں کو خبت ہوتا ہے اپنے آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ کہلوانے کا۔ شیما نے بھی سمرا کا ساتھ دیا، حالانکہ وہ بیچارے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ سمرا نے کینہ دوست نظروں سے مہرماں کو دیکھا۔ وہ مہرماں کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر ان کا نشانہ وہی تھی۔ ایسے لوگ نا ذہنی بیمار ہوتے ہیں۔ سمرا نے مہرماں کی طرف جھکتے ہوئے جان بوجھ کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس گرا دیا تھا مہرماں کے کپڑوں پہ، اور یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ What the hell are you doing, silly girl؟ شیر کی دھاڑ جیسی آواز پہ وہ سب اچھل گئی تھیں۔ مہرماں کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ سمرا کو اس وقت کسی کے آنے کی توقع نہ تھی۔ وہ ایسے ہی، آپ کون؟ سمرا گھبرا گئی تھی، مگر حواس قائم رکھتے ہوئے اس کا تعارف چاہا تھا۔ میں حالار جازب، یور ٹرینر، اور آپ ایسے ہی ہر کسی کے ساتھ یہ پاگل پن کرتی ہیں۔ حالار بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ اوہ سر، یو، اٹس گلیڈ ٹو میٹ یو۔ سمرا نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا اور نزاکت سے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا، جسے حالار جازب نے نظر انداز کر دیا تھا۔ بٹ آئی ایم ناٹ ہیپی۔ میں ایسے لوگوں کو ٹریننگ دینا پسند نہیں کرتا جن میں مینرز نام کی کوئی چیز نہیں۔ سو یو مس، بلکہ یو بوتھ آف یو۔ اس نے شیما کی طرف بھی اشارہ کیا۔ وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا۔ آپ دونوں ایک ہفتے کے لیے بین ہیں، اور اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کھانا پینا بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، اور آپ نے یہ رول بھی توڑا ہے۔ میں ڈی سی صاحب کو رپورٹ کروں گا۔ حالار نے اپنا فیصلہ سنایا۔ حالار کی ایک کلاس تھی، وہ ایک کلاسی شخص تھا۔ اس وقت بھی براؤن لیدر جیکٹ، چمکتے جوتوں اور بلیک پینٹ پہ وائٹ شرٹ پہنے وہ سارے ماحول پہ چھایا ہوا تھا۔ مگر سر، اٹس ناٹ فیئر، شیما نے احتجاج کیا۔ اٹس ریئلی فیئر مس شیما۔ اس ایک ہفتے میں آپ دونوں تھوڑا ایتھکس سیکھیں اور ان مس سے سوری بھی کریں۔ ناؤ یو کین گو۔ حالات کا لہجہ بالکل بے لچک تھا، ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر جانے کو کہا تھا۔ اینڈ یو مس، واٹس یور نیم؟ حالار نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ مہرماں۔ مہرماں ہولے سے بولی۔ مہرماں، نائس نیم۔ انسان کو کم از کم اسے ضرور ٹوکنا چاہیے جو آپ کے خلاف بات کرے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا سر، ان کے کہنے سے ہم ہو تو نہیں جاتے نا۔ مہرماں کو ایسے ہی تو نیہا سن نہیں کہتی تھی۔
लेकिन लोग आप पे शेर हो जाते हैं, इसलिए पहले मरहले पे उनकी सरकोबी जरूरी है, वरना ऐसे लोग जिंदगी में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं। हालार ने उसे समझाया। मेहरमा को वो नेहा की तरह लगा था इस समय। ओह, आपके कपड़े। हालार की नजर उसके कपड़ों पे पड़ी थी। उसने टिश्यू बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया था जिसमें टिश्यू पेपर्स खत्म हो चुके थे। ओह शिट, बट इट्स ओके। हालार ने अपना रुमाल निकाल के उसकी जानिब बढ़ा दिया था। जूस के चंद कतरे मेहरमा के चेहरे पे भी लगे थे। इट्स ओके सर, मैं वॉश कर देती हूँ इसे, मेहरमा ने कहा। पहले साफ कर लें, फिर वॉश कर लीजिएगा। लग ही नहीं रहा था कि ये अभी कुछ देर पहले वाला हालार है, गुस्से वाला। वो इतनी नरमी से बात कर रहा था कि मेहरमा को ठंडी छांव का गुमान हो रहा था उस पे। अच्छा, थैंक्स। मेहरमा ने रुमाल ले लिया था और आहिस्ता से साफ किया था। यहाँ भी हालार ने चेहरे की तरफ इशारा किया। मेहरमा ने अंदाजे से चेहरा साफ किया। इधर दीजिए। हालार ने रुमाल उससे लेके नरमी से उसका चेहरा साफ किया था। मेहरमा साकित सी हो गई थी इतनी परवाह पे। देवता के लम्ब से पुजारन अमर हो गई थी उसकी परवाह से। हालार जैसे भला कब से लड़कियों की परवाह करने लगा था। शायद मेहरमा के जज्बे असर दिखाने लगे थे। हालार जासिफ ने यूं ही उसकी आंखों में देखा, स्याह घोर आंखें लंबी पलकों के साए में। हालार को वो किसी और दुनिया की लगी थी। उसी पल उसका सेल बजा था। सारा फसूद जैसे हवा में तहलील हो गया था। एक्सक्यूज मी। हालार बाहर चला गया था। मेहरमा ने किसी कीमती मता की तरह रुमाल अपनी मुट्ठियों में कैद किया था। उसमें हालार की खुशबू थी, उसके लम्स का एहसास था, उसकी परवाह का जज्बा था। लेकिन भला कैद करने से मोहब्बत मिल जाती है क्या? मेहरमा, क्या कर रही हो? नेहा ने उसे झूले पे बैठे देख के पूछा। कुछ नहीं। मेहरमा ने हालार का दिया हुआ रुमाल फौरन दुपट्टे में छुपाया था। नेहा को उसने उस दिन का किस्सा नहीं सुनाया था। अच्छा सुनो, मेरी इस कमीज की फिटिंग कर दो। नेहा ने उसकी तरफ अपनी शर्ट बढ़ाई जो उसने नई ही ली थी। कोई इवेंट है यूनी में? मेहरमा ने पूछा। इसरारी अंदाज में हाथ पीछे किया था। ये रुमाल उसके लिए बेहद कीमती हो गया था। हालार का एहसास जैसे हर सिम था। उसकी खुशबू वो उसके रास्तों पे ना होके भी जैसे उसके संग था। यूनी में नहीं, वो समिया खाला नहीं है। उनकी बेटी की शादी शुरू है इस हफ्ते से, उसके लिए, नेहा ने बताया। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। मेहरमा हैरान हुई। सारा दिन घर में होती हो फिर भी कुछ नहीं पता होता, मगर तुम न जाने कौन से जहां में होती हो। नेहा चढ़ के बोली थी। अब ऐसा भी नहीं है नेहा। मेहरमा उससे शर्ट लेते हुए बोली। अच्छा, मैं नीचे जा रही हूँ। अनस भाई भी रात तक आ जाएगा, उसका कमरा देख लूं। नेहा नीचे की तरफ चल दी थी। तो अनस, आप आने वाले हैं? मैं अब क्या करूंगी? मेहरमा ने हाथ रगड़ते हुए सोचा और रुमाल उठा के खड़ी हो गई थी। अनस उस रात नहीं आया था, वो इस्लामाबाद चला गया था। मेहरमा ने कुछ खुल के सांस लिया था। आज का दिन अजीब बोझल सा था। मेहरमा यूं ही थकी थकी रेडियो आई थी। मौसम बदल रहा था और आज चूंकि गर्मी भी थी तो वो शॉल स्वेटर सब घर छोड़ आई थी। मगर ये कराची का मौसम है। ये आपको अगर दिसंबर में जहन्नुम की याद दिला सकता तो अपने तेवरों से आपको कनाडा की सर्दी याद दिला सकता है। मौसम ने अचानक पलटा खाया था। तेज हवाओं ने लपक के बादलों का रुख शहर कायद की तरफ किया था और अब छाजों छाज में बरस रहा था। मेहरमा परेशान हो गई थी कि अब घर कैसे जाए। अनस होता तो उसे पिक कर लेता। मुझे टैक्सी मंगवा दे मैम। मेहरमा ने पीएम को मुखातिब किया। इस मौसम में टैक्सी भी कहाँ? पानी देखो सड़कों पे। ऊपर वालों को कॉल कर तो दूं, मगर वो भी देर से ही पहुंचेंगे। पानी को तो देखो, उन्होंने मेहरमा से कहा। पानी सड़कों पे दूर दूर तक था। कम से कम पहुंच तो जाएगा ना, लेट ही सही। मेहरमा कांप रही थी, दुपट्टा अच्छी तरह लपेट लिया था। मौसम सर्द हो रहा था, ऊपर से बारिश। मैं तो कहती हूँ छोड़ो घर जाने का ख्याल, यही चाय और समोसे मंगवाते हैं और मौसम एंजॉय करते हैं। पीएम एक जिंदा दिल खातून थी। नो मैम, मुझे घर जाना है, ये जरूरी है। मेहरमा को आलिया बेगम की फिक्र थी। वो घर पे अकेली थी, ऊपर से जोड़ों की मरीज और बीमार भी। अच्छा, ओह हालार, लिसन टू मी।
मैम ने हालार को पुकारा। यस मैम। हालार, एक फेवर चाहिए। मैं इस वक्त कोई शो नहीं करूंगा, हालार ने पहले ही कह दिया था। अरे, शो करने का नहीं कह रही। फिर क्या तुम मेहरमा को घर छोड़ सकते हो? इसे घर जाना है अभी, जरूरी। आई कैसे थी आप? हालार ने पूछा। कैब से, मेहरमा ने कहा। तो वापस भी ऐसे चली जाए, हालार ने बेमुरवती से कहा। उस दिन वाला हालार तो वो लग ही न रहा था। कहाँ से मिलेगी टैक्सी हालार? और मौसम तो देखो, हद करते हो, मैम ने झल्ला के कहा था। अच्छा, हमारा ड्राइवर कहाँ है? हालार ने चैनल की सर्विस कार का पूछा। वो तो कंट्रोल के साथ है। फिर रुक के मैम ने कहा, तुम छोड़ रहे हो कि नहीं? ओके, सिर्फ आपकी वजह से। हालार ने जैसे उसकी 7 पुश्तों पे एहसान किया था। मेहरमा को रोना आने लगा, इतना कठोर हो रहा था वो। रहने दें, मैं चली जाऊंगी खुद। तो फिर मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया, अगर आप इतनी ही वंडर वुमन हैं? चलें अब, हालार ने दृष्टि से कहा। हाँ जाओ मेहरमा, मैम ने कहा था। वो दबे पांव कदम बढ़ाने लगी। जल्दी चलें, हालार नागवारी से बोला। चल तो रही हूँ, अब क्या उड़ूं? मेहरमा ने चिढ़कर कहा। आप कहाँ की परी हैं मिस? डोंट टेल मी। हालार के लबों पे हल्की सी मुस्कान आई थी। इससे कम भी नहीं, मेहरमा ने कहा। अच्छा, रियली? हालार ने पलट के उसे देखा। वो उससे 2 कदम आगे था। यस, मेहरमा ने गर्दन अकड़ा के कहा था। ऐसा है तो ऐसा ही सही, एक तो बारिश, ऊपर से ठंड। मेहरमा का सर्दी से बुरा हाल था। बाहर निकले तो तड़-तड़ बूंदें उन पे बरसने लगी थीं। मेहरमा ने दुपट्टा सही किया। किसी मनचले ने उसे देख के विस्लिंग शुरू की। हालार ने मुड़ के पहले उसे देखा, फिर उस लड़के को। वो खुद तो जैकेट पहने हुए था, इसलिए बचा हुआ था। हालार ने अपनी जैकेट उतार के उसकी तरफ बढ़ाई थी। वो इतना भी रूड नहीं था। रूड होना अलग बात है, मगर बेहिस होना गलत बात, और हालार जाजिब गलत बात और काम नहीं करता था। मेहरमा को लगा जैसे उसे छाया मिल गई हो। हालार की दी हुई जैकेट उसने पहन ली थी। करीब से गुजरने पे उस लड़के ने फिर विस्लिंग की थी। अब की बार हालार ने पलट के उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा था। लड़का हालार के तेवर देख के कानों को हाथ लगाता फौरन रफू चक्कर हुआ था। हालार ने गाड़ी में बैठ के उसकी तरफ का दरवाजा खोला। कम मिस मेहरमा। मेहरमा बैठ गई थी। कल तक जिसकी आवाज में असर थी, आज उसका साथ में असर था, भले से पल भर के लिए ही सही। मिस मेहरमा। हालार ने एहतियात से मोड़ काटते हुए मोहतात नजरों से उसे देखा। बारिश की शबनमी बूंदों में नहाया हुआ उसका चेहरा निहायत दिलकश लग रहा था, स्याह लटों के हाले में। जी, मेहरमा का पूरा वजूद जैसे कान बन गया। आप बहुत इनोसेंट है मेहरमा। आई नो मौसम बदला है, मगर आप जानती हैं कराची का मौसम यूं ही बदलता है अचानक, तो हमें थोड़ी तैयारी रखनी चाहिए। हालार न जाने कौन सी तमहीद बांध रहा था। मेहरमा ने चेहरा साफ करते हुए उसे देखा, सवालिया अंदाज में। आपकी बात नहीं समझी, आप कहना क्या चाहते हैं? मेहरमा, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा। घर से बाहर निकलते हुए आप यूं भी सर कवर करती हैं तो चादर ही ले लिया करें। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आसानी होती है लड़कियों को, जैसे आज हुआ। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये करें। हालार बहुत नरमी से बोल रहा था, पुरतासीर लहजे में। उसने आम मर्दों की तरह मेहरमा पे तंज नहीं किया था कि उसने दुपट्टा ले रखा था, तो उसकी जानिब सब मुतवज्जा हुए। उसने बहुत तरीके से अपनी बात की थी। मेहरमा कायल भी हुई थी। आपको अच्छा लगता है तो मैं ये लाजमी करूंगी, आपने जो कहा है, मेहरमा ने दिल में कहा था। हालार जाजिब ने उसका ख्याल किया था, वो उसकी इतनी परवाह कर रहा था। मेहरमा को एकदम ही सब अच्छा लगने लगा था। ये बारिश, ये मौसम, ये समा, और हालार जाजिब की हमसफरी। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनमें आपके हमसफर सिर्फ सफर तक के साथ होते हैं। वो रास्तों के साथ ही होते जरूर हैं, मगर मंजिल के नहीं। उनकी मंजिल हमारे रास्तों से होके गुजरती है। जैसा कि एक साथ मुसाफिर गाड़ी में सफर करते हैं, वो 2 नफूस जिनके संग बारिश के शबनमी कतरे भी थे, मेहरमा सियाल और हालार जाजिब। आज से पहले सफर करना उसे इतना अच्छा कभी ना लगा था। मेहरमा का दिल किया कि ये सफर कभी खत्म ना हो। पगली थी ना मेहरमा, सारी जिंदगी सफर करने वाले यूं ही रास्तों में खो जाते हैं। अब किस तरफ मुड़ना है? हालार ने मोड़ काटते हुए पूछा। राइट साइड।
मेहरमा ने उसकी जानिब से रुख मोड़े मोड़े जवाब दिया और शीशे पे हाथ फेर के जैसे बरसती बूंदों की ठंडक महसूस करने लगी। लगता है बारिश आपको बहुत पसंद है। हालार ने उसका इन्हमाक देख के पूछा। किसे पसंद नहीं होती बारिश भला, और हम लड़कियों को तो शुरू से ही बारिश, हवा, बादल, तितलियां सब मुतासर करती हैं। मेहरमा ने सामने देखते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे तेज बारिश पसंद नहीं, बस यूं ही धीमी बरसती फुहार सुकून से भिगोती हुई। हालार ने अपनी राय दी थी। मेहरमा की सुलझी हुई तबीयत उसके हर रंग से झलकती थी। उसकी सुलझी हुई नेचर का असर था जो हालार उससे बात कर रहा था। यूं भी रास्ता खासा लंबा था, कम से कम फुहार में आप चहलकदमी तो कर ही सकते हैं। मेहरमा ने भी इत्तेफाक किया था। खैर चहलकदमी, बल्कि अच्छी खासी दौड़ भी लगा लेते हैं लोग। हालार ने बाहर मंजिलों की तरफ इशारा किया जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। ये तो बच्चे हैं। मेहरमा के लबों पे हंसी आ गई थी। बस यहाँ रोक दें। मेहरमा ने घर के सामने गाड़ी रुकवाई थी। ओके। हालार ने कार रोकी तो टेरेस पे लटकी हुई नेहा, जो खतरनाक हद तक नीचे झुके आंखें निकाल के ये देख रही थी कि मेहरमा किसके साथ आई है। इससे पहले शायद वो बारिश एंजॉय कर रही थी। माँ, माँ, नेहा ने जोर से कहा तो हालार भी चौंक के ऊपर देखने लगा। नेहा के लटकने के अंदाज पे उसे भी हंसी आ गई थी। नेहा, तुम कहाँ से आ गई? गिर जाओगी। मेहरमा फिक्रमंदी से बोली। रुको 1 मिनट, मैं अभी आई। नेहा बोलती हुई फौरन नीचे भागी थी। मेहरमा जानती थी कि अब नेहा हालार का इंटरव्यू लेने बैठ जाएगी, इसलिए उसने हालार को सी ऑफ करना चाहा। थैंक यू मिस्टर हालार। तौबा तौबा, एक तो बेचारे तुम्हें बरसती बारिश में छोड़ने आए हैं और तुम इन्हें खाली खोली थैंक्स बटर खा रही हो। बहुत बुरी बात है। नेहा छट नीचे आन पहुंची थी और मेहरमा के मुंह से हालार का नाम सुन के उसके अंदर जोश बढ़ गया था कि चलो कुछ तो। मेहरमा की गाड़ी आगे बढ़ी। ओह नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। सो के मुझ पे इनको ड्रॉप करने की जिम्मेदारी थी, सो वो पूरी हो गई। हालार ने कहा। जिम्मेदारियां ऐसे कहाँ पूरी होती हैं भला? वैसे मेहरमा, तुमने इनका तारुफ नहीं कराया? नेहा ने मेहरमा से पूछा, जबकि वो जानती थी कि वो कौन था। ये मेहरमा ने सवालिया नजरों से हालार को देखा था कि हालार को पसंद न था अपना हर किसी से तारुफ, और फिर नेहा को घूरा भी था। मगर नेहा पे भला कब असर होता है? मेरे ख्याल से तारुफ की जरूरत नहीं है मिस, हम पहले मिल चुके हैं। हालार को वो चंचल सी लड़की याद थी। उसकी याददाश्त काफी अच्छी थी। अच्छा, किसी से टकरा के तारुफ हासिल करने का ये तरीका नया है मिस्टर। नेहा ने मासूमियत से आंखें पटपटाई थीं। हालार की गंभीर सी हंसी बेसाख्ता गूंजी थी। आप भूल रही हैं कि टकराई आप थीं, हालार ने याद दिलाया। Whatever, अगर आप मजीद तारुफ चाहते हैं तो आप हमारे साथ 1 कप चाय या कॉफी जो पसंद करें पी ही सकते हैं। नेहा ने ऑफर की। हालार ने सलीके से माजरत कर ली थी। नो मिस्टर, आपने हमारी मासूम परी को हिफाजत से घर पहुंचा दिया तो आपकी मेजबानी तो हमारा फर्ज है, और हो सकता है किसी के भाग भी जाग जाए। नेहा ने आखिरी बात मेहरमा को देखते हुए कही थी। मेहरमा ने उसे एक बार फिर घूरा था, फिर हालार से बोली थी। प्लीज सर हालार। हालार, तो ये है मशहूर जमाना हालार जासिब। अब तो आपकी मेजबानी बनती है। वैसे मेहरमा चाय कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। नेहा की जबान फिर फिसली थी। और आप? हालार ने ब्लैक शॉल में लिपटी खुले रोशन चेहरे वाली लड़की को देखा था, जो जब भी मिलती थी सारे जमाने से अनोखी लगती थी। मैं बातें बहुत अच्छी बनाती हूँ और लोगों के बकौल पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी बना ही चुकी हूँ। सो अगर आपको 2 अच्छी चीजें खाने को मिले तो वो क्या कहते हैं? जैसे लक्ष्मी को ठुकराते नहीं, वैसे किसी की दावत को भी नहीं ठुकराते। नेहा का अंदाज बाकमाल था। वेल मिस, बाय द वे आपका नाम क्या है? आई एम नेहा सफीर। नेहा ने अपना तारुफ करवाया। मेहरमा इस पूरे मंजर में खामोश ही खड़ी थी। वेल नेहा, आपकी ऑफर बहुत अच्छी है, सो लेट्स गो। देखते हैं आप बातें बहुत अच्छी बनाती हैं या पकोड़े। हालार ने उसकी बातें एंजॉय की थीं। अम्मा पापा को आपकी कंपनी पसंद आएगी। पापा को इंटेलेक्चुअल लोग बहुत पसंद हैं और अम्मा को सुलझे मिजाज के लोग, और आप में ये दोनों क्वालिटीज मौजूद हैं। नेहा ने हाथ मसलते हुए कहा। बारिश अब फुहार की सूरत में बरस रही थी।
मामू आज जल्दी आ गए और तुम भी? मेहरमा ने पूछा। इतने हसीन मौसम में कौन काफिर यूनी में रहता है, इसलिए मैं पापा के साथ घर आ गई और पापा को अम्मा को लेके डॉक्टर के यहाँ जाना था। नेहा उन्हें अंदर लाते हुए तफसील से बोली। मेहरमा सर हिलाते हुए सोचने लगी, अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों घर पे हो तो यूं हालार जासिब का एहसान नहीं उठाना पड़ता। नेहा हालार को लेके ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। 1 मिनट मिस नेहा, आप और मेहरमा सिस्टर्स नहीं हैं? शी इज माई कजन, मगर सगी बहनों से बढ़ के है। वो मेरी इतनी केयर और परवाह करती है कि शायद ही कोई करता हो। नेहा ने खुलूस दिल से कहा था। मेहरमा के लिए वो ऐसी ही थी। नाइस। तो मेहरमा के पेरेंट्स? हालार ने पूछा। वो इस दुनिया में नहीं है, नेहा ने आहिस्तगी से कहा था। आई एम सॉरी, हालार ने कहा। इट्स ओके। आप बताएं, रेडियो के अलावा आप और क्या करते हैं? नेहा ने अब काम की बात करनी शुरू की थी। बिजनेस, यकलफ्सी जवाब हाजिर था। और आप? हालार ने मजीद इंटरव्यू से बचने की खातिर पूछा। जहां सवाल के बदले सवाल होता है, वही मोहब्बतों का सवाल होता है। नेहा ने बरमला शेर पढ़ा था। आई सी, तो ये शौक भी है आपको? हालार इम्प्रेस हुआ। वेल, ये शौक तो कुछ भी नहीं। आप मेहरमा के शौक देखें ना तो आपको पता चले। नेहा ने बात का रुख फिर मेहरमा की जानिब मोड़ा। आखिर हालार के सारे रास्ते मेहरमा तक ही जाने थे। वैसे मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, नेहा ने बताया। किस फील्ड में? टेक्सटाइल। ओह, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, हालार ने बताया। वाह, आप इंजीनियर भी हैं? ग्रेट। नेहा बेसाख्ता ही खुश हुई थी। आप प्लीज बैठें, मैं अभी आती हूँ, नेहा ने कहा और बाहर आ गई। माँ की बच्ची, किचन में घुसी हुई क्या कर रही हो? इतना गोल्डन चांस है, पापा को बताया? नेहा ने एक साथ 2 सवाल किए। वो आ रहे हैं और मैं तुम्हारे मशहूर जमाना पकोड़े ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहे, मेहरमा ने तंज किया। वो यहाँ हैं, नेहा आराम से बोली। ये? मेहरमा ने बाउल उठा के पूछा, हैरत से, जहां सिर्फ आमेजा बना हुआ था। हाँ, ये इन्हें फ्राई किया जाता है गालिबन, मेहरमा ने शर्म दिलाई। मालूम है, वो तुम करोगी ना, मैं जब तक हालार जासिब को तुम्हारी तरफ मोड़ती हूँ। नेहा की बात पे मेहरमा को गुस्सा आ गया था। तुम ऑलरेडी बहुत फजूल बोल चुकी हो, अब और नहीं, मेहरमा ने वार्निंग दी। अरे मेरी जान, तुम फिक्र ही ना करो, कच्चे धागे से बंधे चले आएंगे। हालार जासिब हर बार नेहा की बात पे तकदीर मुस्कुराई थी। क्या था, तकदीर के जुलू में आसमान से बरसते कतरे भी अनजान थे। सफीर और आलिया दोनों को ही हालार से मिलके खुशी हुई थी। उन्होंने खुले दिल से हालार को वेलकम किया था। नेहा ही सबसे ज्यादा बोल रही थी। तभी हालार ने उससे कहा था, मिस मेहरमा, आप तो बोलती ही नहीं, हालांकि रेडियो पे काम करने वालों के बारे में मशहूर है कि वो बहुत बोलते हैं। नेहा को तो मौका मिल गया था, झट बोली थी, अरे हमारी मेहरमा लोग थोड़ी ना है, ये तो अपनी तर्ज का अनोखा और मुनफरिद पीस है, क्वाइट यूनिक। ये बोलती है, बातें करती है, मगर खुद से। हालार कुछ हैरान हुआ था। खुद से का मतलब ये नहीं हालार साहब कि इसका जहनी तवाजुन कुछ खराब है। नेहा ने जैसे सफाई दी। दिमाग मेहरमा का नहीं, तुम्हारा खराब है, जो न जाने क्या क्या बोलती हो। अरे हालार बेटा, तुम इसकी बेकार की बातों पे ध्यान मत दो, आलिया बेगम ने नेहा को डपटा। अम्मा, नेहा ठनकी। क्या नेहा, कुछ मेहरमा से ही सीखो, इतनी अच्छी बच्ची है, नसीब वालों को ही मिलती है, आलिया बेगम ने कहा। नोट करें हालार साहब, नसीब वालों को। मेरे ख्याल से आप भी काफी खुश नसीब हैं, नेहा ने ढके छुपे लफ्जों में कहा था। मेहरमा की तो जान ही निकल गई थी। ये क्या बोल गई नेहा? मामू भी बैठे हुए थे, मगर शायद उनका ध्यान नहीं था उस तरफ, वो मोबाइल में उलझे हुए थे। वैसे मेहरमा कैसी स्टूडेंट है? नेहा ने अम्मा के घूरने पे बात पलटी थी। हालार कुछ उलझा था, मगर फिर नेहा की अगली बात पे मुतवज्जा हुआ था। स्टूडेंट कैसी? भाई आपसे ट्रेनिंग ले रही है, I mean, सीख रही है, यानी आपकी स्टूडेंट, नेहा ने वजाहत दी। शी इज गुड, हालार ने तारीफ की थी। हम कैसे माने? मेहरमा, डेमो दिखाओ, नेहा ने फरमाइश की। नेहा, क्या हो जाता है तुम्हें? मेहरमा उलझी। हाँ बच्चे, सुनाओ जरा।
हम भी तो सुने ये मुआ रेडियो और इस पे काम करने वाले कैसे सीखते हैं, आलिया बेगम ने भी कहा। कम ऑन मेहरमा, लेट्स स्टार्ट। आज तो मौसम भी बहुत दिलनशीन है, ऐसे में तो खुद ब खुद ही दिल को छू जाने वाले एहसासात दिलकश अल्फाज का लिबादा ओढ़ लेते हैं। हालार ने भी कहा तो मेहरमा तैयार हो गई थी। आखिर वो हालार को कैसे ना कर सकती थी। और आवाज अगर हमारी माँ की हो तो क्या कहने, फिर इस मौसम को तो 4 चांद लग जाएंगे। नेहा ने भी हिम्मत बढ़ाई। मेहरमा ने कुछ सोचा और फिर जैसे आंखें बंद करके कहने लगी, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन। इतने सालों के इंतजार की धूल में हालार जासिब का तस्वुर मुजस्सिम सूरत हुआ था। अब वो महसूस होता था, दिखाई देता था। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, हाउ clatters along the roof like the tramp hooves। उसे भी तो हालार जासिब की आवाज टप टप बरसती बारिश की बूंदों की तरह अपनी समातों में उतरती हुई महसूस होती थी, किसी अनोखे साज की तरह, बहते झरने की तरह। How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Across the window pane it pours and pours, and swift and wide, with a muddy tide, like a river down the crater roars, the welcome rain. इतने बरस वो हालार की आवाज के जादू में भीग के ख्यालों के बहते पानी में उसका तस्वुर जैसे खिड़की पे फिसलती बारिश पे तराशती रही थी। मगर अब इस बरसात में हालार की आवाज उसकी सदा के साथ उसका साथ मिला, उसका ख्याल और एहसास मिला। सो ऐसी 1000 बारिशों को वेलकम कहने को तैयार थी मेहरमा सयाल। वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल, नेहा ने तारीफ की थी। रेडियो की तरबियत ने इसके अल्फाज और लहजे को बेहद खूबसूरत बना दिया था। और अगर सामे हालार जाजिब हो तो फिर मेहरमा के लहजे में तो मौसम की सारी दिलनशीनी आनी ही थी। हालार भी जैसे खो गया था कहीं। वाकई नेहा ने दुरुस्त कहा था, मेहरमा वाकई यूनिक थी। वापस आ जाएं हालार साहब, आप जीत गए, मान गए आपको। नेहा ने उसके आगे हाथ लहराया था। यस, हालार जासिब कभी हारता भी नहीं मिस नेहा, हालार ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रियली, ये कुछ ज्यादा नहीं है, नेहा ने अब्रू उचकाए। इट्स रियलिटी। एनी हाउ मिस मेहरमा, बेस्ट ऑफ लक, आपने वाकई बहुत अच्छे तरीके से नज़्म का हक अदा किया। मेहरमा उसकी तारीफ में मुस्कुराई थी। आपसे ही सीखा है। वैसे ये ज्यादती होगी अगर हालार जासिब हमारे दरमियान हो और हमें कुछ सुनाए भी ना, नेहा ने फरमाइश की। क्या सुनना पसंद करेंगी आप, हालार ने पूछा। बस खरी खरी नहीं, वो अम्मा सुना देती हैं। वैसे आप माँ से पूछ लें, इसे तो आपके सारे अंदाज पता हैं, नेहा ने झट से कहा। तुम खरी खरी के ही लायक हो, मेहरमा ने कहा। मेरे ख्याल से विदेशी तो बहुत सुना लिया मेहरमा ने, अब जरा उर्दू शायरी से फैज़याब होते हैं। सफीर साहब ने अपना ख्याल पेश किया। ये बिल्कुल ठीक है, चले हालार साहब, नेहा ने कहा। हालार ने एक नजर सबको देखा, फिर अपने मखसूस गंभीर दिल को छू जाने वाले लहजे में कहने लगा। हर किसी के चेहरे में एक सयासी होती है, रुख के एक हिस्से में, हुस्न के इलाके में एक उदासी होती है। उसको मैंने देखा था गर्म खूब महीनों में, एक तरफ खड़े तन्हा, जिस तरफ को रास्ते थे, जिनके साथ गलियां थीं, जिनमें लोग बसते थे, बेकशिश मकानों में, जैसे चांद रातें थीं, उसके सर्द चेहरे पर क्या खुशगवार आंखें थीं। मेहरमा जैसे खो सी गई थी। हवा के दोष पे उसने वैसे तो कई बार उसे सुना था, मगर आज यूं रूबरू वो पहली बार सुना रहा था। वैसे आपस की बात है हालार साहब, किसे तन्हा खड़े देखा था आपने, नेहा ने सरगोशी में पूछा था। अम्मी सुनती ना तो चप्पल खींच के एक लगाती। हर बात बताने की नहीं होती, हालार ने कहा। हर बात छुपाने की भी नहीं होती, नेहा ने हिसाब बराबर किया। वैसे नेहा, आप भी इस तरफ ध्यान दें,
आप में टैलेंट है, हालार ने तजवीज दी। यू मीन सदाकारी? नेहा ने कहा। यस, रहने दें, मुझे तो ये निरी बेकारी लगती है, नेहा ने बेजारी से कहा। नेहा, मेहरमा ने तंबीही आवाज में कहा। अच्छा भाई, नहीं करती मैं गुस्ताखी, नेहा ने कान पकड़े। बाय द वे बहुत वक्त हो गया है, मैं अब चलता हूँ। हालार वक्त देख के खड़ा हो गया। अरे बच्चे, अब डिनर करके जाना, आलिया बेगम ने कहा। नो थैंक्स आंटी, अब मुझे जाना है, थैंक्स फॉर सच हाई टी। और नेहा, आपके पकौड़े। हालार ने खास तौर से पकौड़े पे जोर दिया। आलिया बेगम को अच्छू ही लग गया। बेटा, ये हिल के पानी नहीं पीती तो पकौड़े दूर की बात। अम्मा हद है, बस तले मेहरबाने हैं, मैंने मिक्सर बनाया तो था, नेहा ने मुंह बसूरा। बड़ा एहसान किया था। वेल जेंटलमैन, थैंक्स अगेन, आपने हमारी बच्ची को जिम्मेदारी से पहुंचाया, सफीर साहब ने कहा। जाओ जाओ, इसे सी ऑफ तो करके आओ, नेहा मेहरमा के कान में घुसी। शट अप, मेहरमा पहले से चिड़ी हुई थी। क्यों? अब रुमाल के बाद जैकेट भी हथियानी है, नेहा ने कहा तो मेहरमा का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हें कैसे पता? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, अब जाओ, नेहा ने लहक के कहा। थैंक्स मत कहें अंकल, नाउ शी इज पार्ट ऑफ आवर चैनल। तो ये हमारा फर्ज था, हालार ने इजाजत लेते हुए कहा और पोर्च की तरफ निकल आया। सफीर साहब आलिया को लेके डॉक्टर की तरफ के लिए निकल गए। हालार साहब, धीमी आवाज पे हालार पलटा। जी मिस मेहरमा, कुछ और कहना है? वो ये आपकी जैकेट, मेहरमा ने उसकी तरफ जैकेट बढ़ाई। आप रख सकती हैं, हालार ने ऑफर की। नो थैंक्स, आपने हमारी मेजबानी कबूल की, नेहा की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, वो थोड़ी सादा मिजाज है, मेहरमा ने कहा। मेरे ख्याल से नेहा की बातें काबिल गौर है मिस मेहरमा, आप फिक्र न करें उसकी, शी इज आउटस्टैंडिंग। हालार ने खुले दिल से तारीफ की थी और सीयू कहता कार में बैठ गया। मेहरमा का दिल न जाने क्यों एकदम खाली हुआ था। नॉवेल अभी जारी है, बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की दूसरे किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।